हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं आप लोगों का मेंटर दोस्त एंड गाइड निमेशन हाजिर हूँ आप लोगों के सामने हमारे एमए की टॉप 30 एमसीक्यूज की नेक्स्ट सेशन के साथ में। लास्ट सेशन में हम लोगों ने कॉस्ट क्लासिफिकेशन, मैनेजमेंट इंट्रोडक्शन, मटेरियल के बारे में क्वेश्चंस देखे थे। इस टॉप 30 एमसीक्यू सेशन के अंदर हम लोग हमारे जो आगे वाले टॉपिक्स हैं, लेबर, ओवरहेड, एब्जॉर्प्शन, मार्जिनल कॉस्टिंग, उनके बारे में टॉप 30 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। सबसे पहले लेबर के बारे में बातचीत करते हैं, लेबर के कुछ क्वेश्चंस के बारे में बातचीत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन अपने सामने आ रहा है साहब, मैन्युफैक्चरिंग फर्म इज वेरी बिजी एंड ओवर टाइम इज बीइंग वर्कड। ठीक है, ओवर टाइम करना पड़ रहा है भाई, क्योंकि काम थोड़ा ज्यादा है, आप बिजी चल रहे हो, शेड्यूल ज्यादा चल रहा है। ठीक है, ओवर टाइम इज बीइंग वर्कड। What would be the amount of overtime premium contained in the direct wages normally be classed as या classified as, जो भी बोलना चाहो। हाँ जी, तो ये जो ओवर टाइम कर रहे हो आप, इस ओवर टाइम के लिए जो आप प्रीमियम पे करोगे अपने वर्कर्स को, उसको आप किस तरीके से क्लासिफाई करोगे? क्या वो प्राइम कॉस्ट का पार्ट होगा, क्या वो फैक्ट्री ओवरहेड्स में जाएगा, क्या वो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में जाएगा, क्या वो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में जाएगा? देखो, सबसे पहले तो यहां पे ये समझना पड़ेगा कि क्या ये ओवरटाइम का प्रीमियम डायरेक्ट कॉस्ट है या इनडायरेक्ट कॉस्ट है। अगर डायरेक्ट कॉस्ट है तो फिर डायरेक्ट लेबर कॉस्ट अपन बोल सकते हैं या प्राइम कॉस्ट बोल सकते हैं। अगर नहीं है तो फिर ये ओवरहेड में जाने वाला है, इतना मुझे पता है। ठीक है भाई साहब, देखो क्या क्या बोला है, फर्म इज वेरी बिजी। आप बिजी हो, इस वजह से ओवरटाइम काम करना पड़ रहा है साहब, ये जनरल ओवरटाइम है। ओवरटाइम को लेके हम हमेशा कहते हैं दो चीजें ध्यान में रखनी है। ओवरटाइम कस्टमर की रिक्वेस्ट पे आया है, जॉब स्पेसिफिक है, ऑर्डर स्पेसिफिक है, तो डायरेक्ट कॉस्ट का पार्ट है। अगर ओवरटाइम जनरल है, मैनेजमेंट की इनएफिशिएंसी की वजह से आया, कोई मशीन खराब हो गई थी, उस वजह से आइडल टाइम हो गया था, उसको रिकवर करने के लिए ओवरटाइम कर रहे हैं, ऐसी चीजें हैं, तो वहां पे ये ओवरटाइम प्रीमियम हमारा इनडायरेक्ट कॉस्ट का पार्ट बनता है। तो इतना तो पता पड़ गया कि साहब ये ओवरटाइम प्रीमियम इनडायरेक्ट कॉस्ट है। इनडायरेक्ट कॉस्ट है तो जाएगा ओवरहेड्स के अंदर। सारे इनडायरेक्ट कॉस्ट हम ओवरहेड्स के अंदर बुक करते हैं। और देखो ये ओवरहेड, अब ओवरहेड का ऑप्शन या तो बी है या डी है। बी कह रहा है फैक्ट्री ओवरहेड, डी कह रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। देखो साहब, ओवरहेड है, कहां पे काम हो रहा है, फैक्ट्री को लेकर के बातचीत कर रहे हैं, वर्किंग को लेकर बातचीत कर रहे हैं, वर्कर्स को लेकर बातचीत कर रहे हैं, फैक्ट्री में जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ये फैक्ट्री ओवरहेड्स में, या प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी कह सकते हैं इनको, फैक्ट्री ओवरहेड बोलो या प्रोडक्शन ओवरहेड्स बोलो। ठीक है साहब, तो आंसर हो जाएगा बी। ध्यान रखना, अगर जनरल ओवरटाइम है तो इनडायरेक्ट कॉस्ट है। अगर ओवरटाइम जॉब स्पेसिफिक है, कस्टमर रिक्वेस्ट के ऊपर आ रहा है, ठीक है, ऑर्डर फुलफिलमेंट की वजह से आ रहा है, तो उस केस के अंदर हम बोलेंगे वो डायरेक्ट कॉस्ट का पार्ट बनेगा। अगर जनरल है तो ओवरटाइम का जो प्रीमियम है वो इनडायरेक्ट कॉस्ट, प्रोडक्शन ओवरहेड या फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर चला जाएगा। नेक्स्ट, अ वर्कर अर्न्स $3,000 फॉर रेगुलर आवर्स एंड $80 फॉर जॉब स्पेसिफिक ओवरटाइम। ठीक है, एंड 40 फॉर जनरल ओवरटाइम। ठीक है, एंड a $20 बोनस, विच कॉम्बिनेशन इज द डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। अच्छा, तो देखो रेगुलर आवर काम करने के लिए जो भी होंगे, मुझे नहीं पता कितने, उसके लिए आप उसको 300 का पेमेंट करते हो। ठीक है, जो जॉब स्पेसिफिक ओवरटाइम है, अगर जॉब स्पेसिफिक हुआ तो $80 का अलग से एक्स्ट्रा पेमेंट मिल जाएगा। अगर जनरल वाला हुआ तो $40 का आपको नॉर्मल ओवरटाइम मिलेगा, और एक बोनस और है 20 का। विच कॉम्बिनेशन इज द डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। अभी बात करिए, देखो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में जो रेगुलर आवर्स के लिए पेमेंट मिल रहा है वो तो जाना ही जाना है, तो रेगुलर पे तो होगी सर, रेगुलर पे तो सब में है। ठीक है, फिर आई बात, अपने पास में तीन चीजें और हैं, एक जॉब स्पेसिफिक ओवरटाइम, एक नॉर्मल ओवरटाइम, जनरल ओवरटाइम, और एक बोनस। देखो बोनस और जनरल ओवरटाइम ये दोनों तो इनडायरेक्ट कॉस्ट में जाते हैं, तो डायरेक्ट कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेंगे, तो ये दोनों तो नहीं हो सकते। ठीक है, तो ऑल ओवरटाइम नहीं हो सकता, बोनस नहीं हो सकता, ऑल कंपोनेंट नहीं हो सकता, एक ही ऑप्शन बच रहा है, रेगुलर प्लस जॉब स्पेसिफिक ओवरटाइम। ये जो जॉब स्पेसिफिक है इसी को कस्टमर रिक्वेस्ट पे भी कहते हैं, कि जो कस्टमर की रिक्वेस्ट पे ओवरटाइम किया जाए, ऐसे ओवरटाइम को हम डायरेक्ट कॉस्ट का पार्ट मानते हैं। तो डायरेक्ट कॉस्ट में रेगुलर जो बेसिक पे है, रेगुलर आवर्स का मतलब बेसिक पे, तो बेसिक पे, और जो कस्टमर की रिक्वेस्ट पे किया जाने वाला ओवरटाइम है, इसको जॉब स्पेसिफिक भी कहते हैं, कस्टमर रिक्वेस्ट पर भी कहते हैं, उसको हम यहां पे उसको अपन डायरेक्ट कॉस्ट का पार्ट मान लेंगे। चलिए साहब आगे बढ़ते, देखो क्या कह रहा है। थोड़ी सी एंट्रीज का क्वेश्चन आया अपने सामने, देखो एंट्रीज वगैरह भी ध्यान रखनी, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, तीनों की एंट्रीज में भी क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, हाउ वुड द कॉस्ट बी रिकॉर्डेड इन द कॉस्ट लेजर इफ द डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इन अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आर $55,000। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट की बात कर रहा है,
मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, 55,000 की कॉस्ट। देखो अमाउंट से तो मतलब नहीं, अपना डेबिट क्रेडिट से मेन मतलब है। देखो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट को आपको रिकॉर्ड करना है। पहला क्या बोल रहा है, डेबिट WIP, क्रेडिट वेजेस एंड सैलरीज, डेबिट वेजेस क्रेडिट बैंक, डेबिट वेजेस एंड सैलरीज क्रेडिट WIP, डेबिट बैंक एंड क्रेडिट वेजेस एंड सैलरीज। देखो आपको कॉस्ट लेजर में रिकॉर्ड करना है डायरेक्ट लेबर का खर्चा। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आर रिकॉर्डेड एज। ठीक है भाई, देखो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कहां जाएगी, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट जाएगी हमारी WIP के अंदर। ठीक है, तो WIP की एंट्री कौन कौन सी, सर WIP की एंट्री हमारे पास में दो है, A और C। ठीक है भाई, देखो ये जो है ना बी वाली एंट्री, ये डायरेक्ट लेबर कॉस्ट को पे करने की एंट्री है। कॉस्ट बी रिकॉर्डेड इन द कॉस्ट लेजर इफ पेमेंट का अगर की बात करता है तो एंट्री बी हो जाती, क्योंकि आप पेमेंट कर रहे हो डेबिट वेजेस एंड सैलरीज 55,000 से, क्रेडिट बैंक। ठीक है, इसने ये नहीं बोला है, तो फिर तो ये खर्चे की बात कर रहा है। द कॉस्ट बी रिकॉर्डेड इन द डायरेक्ट लेजर इफ द डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। हाँ जी, देखो ये तो सिर्फ पेमेंट की बात कर रहा है। हाउ वुड द कॉस्ट बी रिकॉर्डेड इन द कॉस्ट लेजर इफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आर दिस। अपन तो सीधा रिकॉर्डिंग की बात कर रहे हैं, तो भाई हम तो पेमेंट करते हैं डायरेक्ट लेबर वेज कॉस्ट का, तो डेबिट हो जाएगा वेजेस एंड सैलरीज 55,000 से, क्रेडिट हो जाएगा आपका बैंक। अगर ये बोलता है कि आप कॉस्ट को कैसे चार्ज करोगे प्रोडक्शन पे, अगर यहां लिखा होता है ट्रांसफर टू प्रोडक्शन या चार्ज टू प्रोडक्शन या चार्ज टू प्रोडक्ट, तो फिर मैं बोलता ए। ठीक है, तो यहां पे डेबिट सैलरी पेमेंट हो रहा है, खर्चा है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, खर्चा है, खर्चा डेबिट होता है तो डेबिट वेजेस एंड सैलरीज अकाउंट, और पैसा जा रहा है बैंक है, बैंक से पैसा जाएगा तो बैंक क्रेडिट। नेक्स्ट, अ वर्कर प्रोड्यूस 800 यूनिट्स एट 0.45 पर यूनिट, ये पीस वर्क सिस्टम है। पीस वर्क सिस्टम हो गया ये, विद अ गारंटीड 7 आवर शिफ्ट एट $12 पर आवर। और आपकी शिफ्ट 7 आवर गारंटी कहते हो कि आप उसको 7 आवर के पेमेंट तो करोगे करोगे और 7 आवर के लिए 12 मिलेगा। देखो जब गारंटी की बात आती है तो हम कहते हैं कि जो पैसा मिलेगा वो हायर ऑफ होगा, जो आपकी नॉर्मल वेज बन रही है और जो आपकी गारंटीड वेज बन रही है। तो यहां पे जो वेजेस होगी वो हायर ऑफ निकल के आएगी। अच्छा, अपने को क्या चाहिए, अपने को डायरेक्ट लेबर कॉस्ट चाहिए सिर्फ। ठीक है, तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट को लेंगे तो भी हायर ऑफ, जो आपकी नॉर्मल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट बनेगी। और अगर ये कम बनी तो भी मिनिमम गारंटीड पे तो आपको मिलने वाला है ही है। ठीक है, अब देखते हैं मिनिमम गारंटी कितनी है साहब, 7 × 12 84। ये तो अच्छा, अब नॉर्मल क्या है, अगर आप 800 यूनिट बनाओगे और आपको 0.45 के हिसाब से तो पैसा मिलता है, तो पीस वर्क के हिसाब से 800 इंटू 0.45, तो ये तो कितना हो जाएगा 360। तो 360 तो ये मिलेगा। अब और क्या बोल रखा है, एंड $24 ओवर टाइम एट टाइम एंड हाफ, एट टाइम एंड हाफ। ये ओवर टाइम जनरल है, अरे जनरल ओवर टाइम है। ठीक है, ये $24 का पेमेंट अगर मिल भी जाए तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ये डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा, ये जनरल ओवर टाइम है आपका। ठीक है, जनरल ओवर टाइम को अपन ओवर टाइम की कॉस्ट में ऐड करेंगे नहीं, तो यहां पे या तो 360 या 84, दोनों में से जो हायर है ऑब्वियसली बात है 360। अगर ये पूछता टोटल, तो टोटल के अंदर अपन ये 24 ऐड कर लेते हैं। ठीक है, अगर टोटल बोलता तो फिर 24 ऐड करके आंसर होता 384। बट यहाँ पे उसने सिर्फ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पूछी है, हाँ जी, और जनरल ओवर टाइम बोल रखा है, तो ये जो $24 का जनरल ओवर टाइम है ये इनडायरेक्ट कॉस्ट का पार्ट है। मेरे को यहाँ पे डायरेक्ट निकालना है, तो मैंने डायरेक्ट कॉस्ट के लिए नॉर्मल डायरेक्ट कॉस्ट और मिनिमम गारंटीड पे, इसमें भी ना तो ओवरहेड ऐड करा ना इसमें ओवरहेड ऐड करा, क्योंकि ये दोनों जनरल है। जनरल ओवरहेड को अपन डायरेक्ट कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करते। अगर यहाँ पे ये जॉब स्पेसिफिक होता तो ठीक है, दोनों में अपन 24 ऐड कर देते और उसके बाद हायर वैल्यू ले लेते, तो उस केस में 384 होता आपका आंसर। ठीक है साहब, ये ध्यान रखना, मिनिमम गारंटीड वेजेस में हमेशा चेक करना कि जो मिनिमम गारंटी पे इतना तो मिलेगा ही मिलेगा, तो जो पीस वर्क के हिसाब से नॉर्मल पेमेंट बन रहा है और जो मिनिमम गारंटी, दोनों में से जो हायर होगा वो पैसा वर्कर को रिसीव होगा। नेक्स्ट,
A worker earned $30 per unit for the first 600 units and 0.45 thereafter. अच्छा, ये डिफरेंशियल वाला आ गया, ठीक है, पीस वर्क के हिसाब से पैसा मिल रहा है लेकिन डिफरेंशियल है। 600 तक तो 3.30 डॉलर मिलते हैं, उसके बाद में 0.45 मिलते हैं देर आफ्टर, ठीक है। अच्छा, देर आफ्टर 4 पॉइंट, फिर विद $200 मिनिमम गारंटीड वेज। तो मिनिमम वेज 200 की आपको यहां पे भी गारंटी दे रही है कि पीस वर्क में हमेशा आपको मिनिमम गारंटी मिलती ही है। He produced 1000 units in a day. He worked 3 hours overtime at $12 per hour. This overtime was done to fulfill a specific customer request. देखो, specific customer request बोला तो ये जो overtime का पैसा आपको मिल रहा है ये डायरेक्ट कॉस्ट का पार्ट होगा। बोल रहा है व्हाट इज द डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। चलो, तो अब यहाँ पे वही जो पिछले क्वेश्चन में करा, बस एक चेंज हो जाएगा, अपन लेंगे हायर ऑफ। इस बार जो पीस वर्क के हिसाब से डायरेक्ट लेबर कॉस्ट बनेगी उसमें ये पीस वर्क का पैसा साथ साथ में ये स्पेसिफिक कस्टमर रिक्वेस्ट पे जो ओवरटाइम करा इसका पैसा भी ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, इस बार क्योंकि ये कस्टमर रिक्वेस्ट का है तो डायरेक्ट कॉस्ट में ऐड करना पड़ेगा ये वाला ओवरटाइम, ठीक है, बस इतना फर्क है। मिनिमम गारंटी है 200 की, ओवरटाइम आपने करा है 3 आवर्स का, पेमेंट करा है 12 के हिसाब से, तो 3 इंटू 12 36, तो 236 तो मिनिमम हो गया, इतना तो मिलेगा। देखो 200 की तो मिनिमम गारंटी थी, 3 आवर्स का ओवरटाइम का पैसा अलग से मिलना है, तो मिनिमम गारंटी वाला पेमेंट मिलेगा तो 200 का मिनिमम प्लस 36 का ओवरटाइम 236। अगर पीस वर्क ज्यादा आता है तो फिर अपन ये ले लेंगे। अब इसमें बेसिक निकालते हैं। अपने को यहाँ पे क्या बोल रखा है कि भाई देखो 1000 यूनिट बनाए हैं, 600 तक तो 0.30 मिलता है, तो 600 इंटू 0.30 प्लस बचे हुए 400 के ऊपर 0.45 और इसमें ऐड कर देंगे 3 इंटू 12 का ओवरटाइम। चलिए करते हैं, 600 इंटू 0.3, 400 इंटू 0.45, ये तो आया 360, तो ये बेसिक बन गया 360 प्लस 36, तो ये हो जाएगा 396, तो दोनों में से हायर 396 सी। ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन में हमारे पास में जो ओवरटाइम था वो जनरल था, इसलिए अपने डायरेक्ट कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करा। यहां पे बोल रखा है स्पेसिफिक कस्टमर रिक्वेस्ट पे है, तो ये जो ओवरटाइम है ये डायरेक्ट कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा। ये ध्यान रखना, ये चीज बहुत बच्चे बेसिक मिस्टेक कर लेते हैं एग्जाम में कि ओवरटाइम कैसा है, जनरल है या जॉब स्पेसिफिक, उसको चेक नहीं करते हैं और उसके हिसाब से आंसर्स में छोटी छोटी मिस्टेक होती है। देखो यहाँ पे अब इसने ना आपको कंफ्यूज होने के लिए 360 ऑप्शन में भी 360 चलो नहीं दे रहा, 360 होगा ये, ठीक है, 360 भी दे रखा होगा, कुछ और भी दे रखा होगा, 236 भी दे रखा होगा, सब कुछ दे रखा होगा ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ उसके अंदर। ठीक है, तो इस चीज का आपने को रखना है ध्यान। 200 की मिनिमम वेज है, ही प्रोड्यूस 1000 इन अ डे, वर्क 3 आवर्स एट $12, ठीक है, ठीक है ना, सही। नेक्स्ट, अ कस्टमर एम्प्लॉयज 120 वर्कर्स 15 लीव्स। अच्छा, 120 वर्कर्स हैं तुम्हारे पास में, 15 छोड़ के चले गए, 18 आर हायर और 18 को तुमने रिप्लेस करा, नए लेकर आए हो। ईच हायर प्रोड्यूस्ड 100 यूनिट्स एट $5 पर यूनिट। हर पर्सन ने हर हायर जो हायर प्रोड्यूस 100 यूनिट्स एट $5 पर यूनिट, ठीक है, डायरेक्ट कॉस्ट है तो अपने ठीक है। रिक्रूटमेंट जो है वो $400 पर हायर के हिसाब से हुआ, तो ये जो 18 लोगों को आपने हायर करा है इस पर 400 इंटू 18 पर हायर का आपका रिक्रूटमेंट का खर्चा हुआ और $300 पर हायर, तो 18 इंटू 300 का ट्रेनिंग का खर्चा हुआ। ये खर्चे ऑब्वियसली बात है इनडायरेक्ट है। आपको बताना है कौन से डायरेक्ट लेबर कॉस्ट होगी न्यू हायर्स की, तो सिंपल है भाई साहब, 18 वर्कर्स हैं, 100 यूनिट बनाएंगे, 5 यूनिट का पेमेंट करेंगे अपन उनको 9000, ये डायरेक्ट कॉस्ट हो गई। ठीक है, बाकी सब इनडायरेक्ट है तो उसको ऐड करने की जरूरत नहीं। हाँ, ये पूछता कि न्यू हायरिंग की टोटल कॉस्ट कितनी है, ठीक है, तो हायरिंग रिलेटेड कॉस्ट कितनी है जिसे अपन कहते हैं टर्नओवर कॉस्ट, तो वहां मैं कहता कि ये जो 400 इंटू 18 है और 300 इंटू 18 है ये आपकी टर्नओवर रिलेटेड कॉस्ट है, लेबर टर्नओवर की कॉस्ट है। कितनी बार वो भी पूछता है, तो इस क्वेश्चन में ये भी ध्यान रखना, अगर वो पूछता टर्नओवर कॉस्ट कितनी है तो मैं बोलता कि देखो यार नए वर्कर्स को ट्रेन करना पड़ेगा, तो 18 इंटू 300 का ट्रेनिंग का खर्चा और नए वर्कर्स को हायर करने के लिए 18 इंटू 400 का हायरिंग का खर्चा, कुल मिलाकर के वो आपकी हो जाती आपकी लेबर टर्नओवर या लेबर रिप्लेसमेंट कॉस्ट। ठीक है, तो 9000 बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट,
At 1st January, a company employed 5250 employees. Due to expansion, the number of employees increased to 5680 by 31st December. During the year, 360 staff left the company and were replaced. What was the labor turnover rate? ठीक है साहब, 360 employees छोड़ के गए, left the company, and और इतने ही वर्कर्स को आपने वापस से रिप्लेस भी कर लिया. ठीक है, जनवरी में आपके पास में ओपनिंग थी 5250 की और क्लोजिंग आपको दे रखी है 5680 की. लेबर टर्नओवर का जो रेशियो है अपना सिंपल कहता है नंबर ऑफ वर्कर्स रिप्लेस्ड डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स इनटू 100. ठीक है सर, तो नंबर ऑफ वर्कर्स रिप्लेस्ड आपके पास में हो गए 360 और एवरेज आप निकाल लोगे 5250 प्लस 5680 डिवाइड बाय 2. $6.587 आ रहा है टर्नओवर ना. अब इसके नियरेस्ट आंसर कौन सा दिख रहा है? 6.6, तो आंसर हो गया बी. 6.587 आ रहा है तो इसको अपन कह सकते हैं इट इज इक्विवेलेंट टू 6.6. राउंड अप करेंगे तो 6.6 लिख सकते हैं इसको अपन. तो आंसर हो गया 6.6. जो नियरेस्ट आएगा उसको मार्क कर लेंगे हमेशा. ठीक है, सिंपल है. नंबर ऑफ वर्कर्स रिप्लेस, वो बोल रखा है 360 आप स्टाफ छोड़ के गए और इन्हीं को रिप्लेस करा. रिप्लेस वर्ड ढूंढना है मेरे को. तो कितने वर्कर रिप्लेस हुए 360 और एवरेज निकालना है ओपनिंग क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 से. ठीक है साहब, इजी काम है ये तो. नेक्स्ट, अ वर्कर प्रोड्यूस 200 यूनिट्स इन 12 आवर शिफ्ट. 12 आवर की शिफ्ट में आपने 200 यूनिट्स बनाए हैं, ऑफ विच 4 आवर्स वर आइडियल. और इस 12 आवर्स में से 4 आवर तो आइडियल निकल गए. अच्छा, आइडियल है तो इनडायरेक्ट कॉस्ट. आइडियल आवर के लिए जो पैसा मिलता है वो इनडायरेक्ट कॉस्ट में जाता है. आवर रेट जो है वो $11 पर आवर की है. व्हाट इज द टोटल लेबर कॉस्ट? भाई देखो सिंपल है, जो आपके बेसिक आवर्स हैं और जो आपके आइडियल आवर्स हैं. 12 आवर की शिफ्ट थी, उसमें से 4 तो हो गए आइडियल, तो इसका मतलब 8 बेसिक है, 4 मेरे आइडियल है. इसके लिए भी 11 मिलेंगे, इसके लिए भी 11 मिलेंगे. 88 का मेरा बेसिक है. तो अगर डायरेक्ट कॉस्ट पूछेगा तो 88 और आइडियल के लिए 44. ये मेरी इनडायरेक्ट कॉस्ट है. आइडियल पेमेंट, जनरल ओवरटाइम पेमेंट, बोनस का पेमेंट, ये सब आपके इनडायरेक्ट होते हैं. अब पूछा गया व्हाट इज द टोटल लेबर कॉस्ट. टोटली पूछ लिया, डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट का. ठीक है, दोनों का सम कर देंगे. 88 प्लस 44 132. 132 सी इज द राइट आंसर. डायरेक्ट पूछता तो 88, इनडायरेक्ट पूछता तो 44, दोनों पूछ लिए टोटल तो 132. ठीक है ना, सिंपल सा क्वेश्चन था ये तो अपना. अब यहां पे ना बच्चा क्या कंफ्यूज होता है, ये क्यों है क्वेश्चन, ये सर इसका क्या करना है. बच्चा यहाँ पता नहीं अलग ही दिमाग लगाता है. कितनी बार की यूनिट्स पढ़ के बोलेगा सर यूनिट्स की रेट नहीं है, क्वेश्चन मिसिंग है, आधी इंफॉर्मेशन है, अलग अलग दिमाग लगाता है. नहीं है भाई, उसने क्वेश्चन में यूनिट्स बनाए, वो बोल दिया भाई वर्कर काम करेगा दिन भर में 12 आवर तो कुछ तो प्रोड्यूस करेगा, तो लिख दिया कि 12 आवर काम करा जिसमें से 4 आवर तो आइडियल थे, 8 आवर काम करने पर 200 यूनिट तुमने बना दिए. ये कहाँ बोला है कि पेमेंट पीस वर्क पे होगा. यूनिट लिखने का मतलब ये थोड़ा ना कि पीस वर्क पे पेमेंट होगा. वो तो कोई भी वर्कर अगर काम करेगा तो मैं बोलूंगा कि उसने मेरे यहाँ पे 8 आवर काम करा, उसने इतना यूनिट प्रोड्यूस करा. बट पेमेंट तो मैं आवरली बेसिस पे भी कर सकता हूँ, पेमेंट तो मैं पीस वर्क पे भी कर सकता हूँ. यूनिट प्रोड्यूस करे इसका मतलब ये थोड़ा ना कि सिर्फ यूनिट्स के बेसिस पे ही पेमेंट हो सकता है. तो ये क्वेश्चन में बच्चा ना इजी क्वेश्चन होता है, बच्चा हार्ड बना देता है बहुत इजी सा क्वेश्चन. बट इस टाइप के क्वेश्चन में बच्चा कहता है सर यूनिट्स दे रखे हैं, यूनिट रेट तो दे नहीं रखी है. इसलिए ध्यान रखना कि जरूरी कि हमेशा टफ क्वेश्चन दिक्कत दे. कभी कभी ये छोटे क्वेश्चन एग्जाम में दिक्कत दे जाते हैं. Next, the following statement refers to the situation occurring in process Q of an organization which operates a series of consecutive processes. तो हिसाब से तो प्रोसेस कॉस्टिंग बट लेबर से रिलेटेड क्वेश्चन है. अब इसको पढ़ के बच्चे को लगता है तो प्रोसेस कॉस्टिंग का क्वेश्चन है. ना ना, ये लेबर के कंसेप्ट का, इसको प्रोसेस कॉस्टिंग से कोई लेना देना है ही नहीं. पहला क्या बोल रहा है, डायरेक्ट लेबर. अच्छा आपको विच ऑफ द सिचुएशन कुड गिव राइज टू आइडियल टाइम. इन तीनों में से कौन सी सिचुएशन पे आइडियल टाइम आएगा. आइडियल टाइम का मतलब वो टाइम होता है जहां पे वर्कर काम नहीं कर पाते. डायरेक्ट लेबर इज वर्किंग एट बिलो द एग्रीड प्रोडक्टिविटी लेवल. डायरेक्ट वर्कर अगर अपनी एग्रीड प्रोडक्टिविटी लेवल से कम पे काम करे. प्रोडक्टिविटी लेवल का यूं समझ लो, जैसे मैंने तुम्हें बोला कि तुम्हें 1 आवर में 2 चैप्टर तो पढ़ने, तुम 1 आवर में एक ही चैप्टर पढ़ रहे हो, तो तुम अपनी प्रोडक्टिविटी लेवल से
कम पे काम कर रहे हो। वैसे वर्कर है, वर्कर को मैंने कहा कि आप एक आवर में 100 यूनिट बना के दोगे, वर्कर 80 यूनिट ही बना के दे पा रहा है। तो टेक्निकली यहां पे तो काम ज्यादा करना पड़ेगा। ये सिचुएशन तो ओवर टाइम को लीड करेगी ना। वर्कर अगर एक आवर में 100 की जगह एक आवर में 80 यूनिट्स बनाएगा। मेरा अगर मान लो ऑर्डर है 800 यूनिट्स का, अगर एक वर्कर एक आवर में 100 यूनिट बनाता तो 8 आवर में काम कंप्लीट हो जाता। बट यहीं पे अगर वो एक आवर में 80 बना रहा है तो 800 बनाने के लिए 800 डिवाइड बाई 80 10 आवर लग जाएंगे मेरे को। तो यहां तो काम ज्यादा करना पड़ेगा, आइडियल टाइम नहीं आएगा, यहां तो ओवर टाइम आएगा। तो ये सिचुएशन तो ओवर टाइम को डिनोट करती है कि दिस विल लीड टू ओवर टाइम। ये पूछ रहे ना इनमें से कौन सी सिचुएशन की वजह से आइडियल टाइम आ सकता है। इस सिचुएशन की वजह से आइडियल टाइम नहीं आएगा, इस सिचुएशन की वजह से तो ओवर टाइम आएगा। फिर मशीन ब्रेकडाउन, यस ओवर टाइम आइडियल टाइम का सबसे बेसिक एग्जांपल होता है मशीन ब्रेकडाउन। तो मशीन ब्रेकडाउन तो होगा, तो सेकंड है फर्स्ट नहीं है, तो देखो इसी से अपना आंसर निकल जाता है। फर्स्ट नहीं है, सेकंड है, अपने आप आ गया। एलिमिनेशन सीखो, एग्जाम में जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो एलिमिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक बन जाती है। बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, बच्चा यहाँ पे सोचने लग जाता है मैं थर्ड पढ़ा भी नहीं है तो भी मेरा आंसर आ गया, मैं आगे बढ़ सकता हूँ और मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि सही है, क्योंकि फर्स्ट गलत है सेकंड सही है। फर्स्ट 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 जहां जहां फर्स्ट है वो ऑप्शन हट गए, एक ही ऑप्शन बचा जहां पे मान लो दो बच जाते हैं, तो फिर अपन दिमाग लगाते हैं कि अच्छा डायरेक्ट लेबर इज क्या बोल रहा है, डायरेक्ट लेबर इज वेटिंग फॉर वर्क टू बी कंप्लीट इन द प्रीवियस प्रोसेस। हाँ भाई ये भी आइडियल टाइम होगा। अगर तुम वेट कर रहे हो कि भाई माल आएगा तो काम करेंगे, पिछले प्रोसेस में एक माल अटका हुआ है, ठीक है, तो फिर आपको वेट करना पड़ेगा। वेट करोगे तो आइडल टाइम आएगा। वेटिंग करना, मशीन ब्रेकडाउन होना, मशीन की मेंटेनेंस जाना, सेटअप कॉस्ट, सेटअप टाइम लगना, ये सब आइडल टाइम को डिनोट, इन सब की वजह से आइडल टाइम क्रिएट होता है। ठीक है सर। नेक्स्ट, बजटेड प्रोडक्शन इन अ फैक्ट्री फॉर द नेक्स्ट पीरियड इज 4800 यूनिट्स, ईच यूनिट रिक्वायर 5 लेबर आवर। अच्छा 1400 यूनिट्स बनाने, एक यूनिट को बनाने में 5 लेबर आवर लगते हैं टू मेक। अच्छा ठीक है, लेबर इज पेड एट $10 पर आवर, और एक आवर के लिए $10 का पेमेंट होता है। आइडियल टाइम रिप्रेजेंट्स 20% ऑफ द टोटल लेबर टाइम। व्हाट इज द बजटेड टोटल लेबर कॉस्ट फॉर द नेक्स्ट पीरियड। अब इसको देखते ना बच्चा बहुत बेसिक गलती करता है, उसको यहां पे ध्यान रखेंगे। तो क्या कह रहा है, आपको 4800 यूनिट्स बनाने हैं, एक यूनिट को बनाने में 5 आवर लगते हैं, तो इसका मतलब इन 4800 यूनिट्स को बनाने में 5 के हिसाब से 2400 आवर्स लगेंगे। लेकिन ये 2400 आवर तो मेरे प्रोडक्टिविटी वाले, ये तो प्रोडक्टिव आवर हैं, ये तो वो आवर है जिसमें एक्चुअली में काम हुआ। अब वो क्या बोल रहा है, आइडियल टाइम रिप्रेजेंट्स 20% ऑफ द टोटल लेबर टाइम। अगर तुम ध्यान से देखो तो भाई अगर तुम्हारे टोटल लेबर आवर जो भी होंगे उसमें से आइडियल टाइम को हटाओगे तो तुम्हारे हाथ में प्रोडक्टिव आवर बचने चाहिए। सिंपल है। और आइडियल कितना है, 20% ऑफ टोटल लेबर। टोटल आवर का 20% है, मुझे टोटल नहीं पता, मुझे प्रोडक्टिव पता है कि प्रोडक्टिव तो 24 है। टोटल को x मान लो, ये इसका 20% है तो ये 0.2x हो जाएगा, 0.20x। तो मैं ये कह सकता हूं कि x माइनस इससे इक्वेशन बन गई, x माइनस 0.2x इज इक्वल्स टू 24,000। या तो इस इक्वेशन को सॉल्व कर दो, या फिर अपन सीधा दिमाग लगाते हैं कि भाई देखो ये अगर 20% के बराबर है, ये अगर 100% के बराबर है, 100 में से 20% जाएगा तो ये 80% के बराबर होगा। तो 80 से मेरे को 100 पे जाना है। बजटिंग तो 100, बजटिंग तो टोटल आवर की करनी है, बजटिंग तो टोटल आवर की करनी है, क्योंकि वर्कर को पेमेंट तो आइडियल टाइम का भी करना पड़ेगा और प्रोडक्टिव आवर का भी करना पड़ेगा। तो इस प्रोडक्टिव आवर को अपने को टोटल में कन्वर्ट करना है, तो या तो इक्वेशन से कर लो या तुम यहां से लॉजिक लगा के कर लो। तो टोटल आवर कितने हो जाएंगे, 24,000 डिवाइड बाई 80%। बच्चा यहाँ पे क्या करता है, ज्यादातर बच्चा 24 प्लस 20% करता है। ज्यादातर बच्चा क्या करेगा, 24,000 के अंदर 20% ऐड कर देगा, और यहीं पे तुम गलती करोगे, यहीं पे गलती करोगे। ये नहीं करना है यार। ये कहा कि 20% प्रोडक्टिव आवर, उसने कहा टोटल आवर का 20% आइडियल है, तो टोटल में से 20% आइडियल जाएगा तो प्रोडक्टिव आवर बचेंगे। प्रोडक्टिव आवर अगर 2400 है, 24,000 है, तो वो 80% के बराबर है। या तो इक्वेशन सॉल्व कर लो या फिर यहां से सॉल्व कर लो। इधर से भी सॉल्व करोगे तो भी देखो आंसर यही आएगा। यहां से 0.8x विल बी इक्वल टू 24, इंप्लाइज x इज इक्वल्स टू 24,000 डिवाइड बाय 0.8, 80% से डिवाइड कर रहे हो, टोटल तुम्हारा आंसर यहां पे कितना आ जाएगा, 30,000।
तो 30,000 आवर्स ये आएंगे टोटल। अब टोटल की कॉस्ट निकालिए, कॉस्ट कितनी थी, $10 पर आवर की कॉस्ट थी, 30,000 आवर्स हैं तो 3 लाख की कॉस्ट हो गई। $30,000 इंटू 10, ठीक है साहब, बस ये आ गया आंसर। यहां पे ये बच्चा गलती कर देता है कि वो क्या करेगा, उसका आंसर आ जाएगा ये 288। वो क्या करेगा कि भाई यहाँ पे 24,000 है, वो लिखेगा 24,000 प्लस 20% टू 28,800 इंटू 10, 2,88,000 जीरो। और इसको वो सही भी मान लेगा क्योंकि ऑप्शन में भी दिख गया। अरे क्या बोला है 20% किसका, अगर वो बोलता है 20% ऑफ प्रोडक्टिव आवर तो आप सही थे, बट बोल क्या रहा है टोटल का 20% है, तो मतलब टोटल में से 20 जाएगा तो प्रोडक्टिव आवर बचेगा। और इतने तो टाइम लगना ही लगना है ना, क्योंकि 48,000 यूनिट को बनाने के लिए एक यूनिट को बनाने में 5 आवर लगते हैं, तो 48 को बनाने के लिए 24 का टाइम तो लगेगा ही लगेगा। आइडल टाइम तो उसके ऊपर का होगा ना, तो आइडल टाइम और ये प्रोडक्टिव आवर जोड़ के टोटल आवर बनेंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तो यहां पे ये गलती मत करना, इसको डिवाइड बाय 80% करना, या इस इक्वेशन के थ्रू। मैं बच्चों को हमेशा कहता हूं नहीं समझ में आया इक्वेशन बना लो, बचपन में इतनी बनाई है कि इसमें दिक्कत नहीं होगी, नहीं तो तुम्हें परसेंटेज समझ में नहीं भी आते तो भी इक्वेशन से कर लिया करो, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब आते हैं ओवरहेड्स के ऊपर साहब। ओवरहेड्स के कुछ क्वेश्चन करते हैं, क्या कर रहा है, व्हाट इज एन ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट यूज्ड फॉर, बेसिक बेसिक कंसेप्ट एक बार क्लियर करते हैं कि भाई ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट का क्या काम है साहब। देखो हमने पढ़ा था OAR, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट क्यों निकाली जाती है, ताकि आप एक्यूरेट कॉस्टिंग निकाल सको, प्रोडक्ट की कॉस्ट को सही से कैलकुलेट कर सको, सारे खर्चों को एब्जॉर्ब कर सको वगैरह वगैरह। देखते हैं इसमें क्या दे रखा है। यहां बोल रखा है शेयर आउट कॉमन कॉस्ट ओवर बेनिफिटिंग कॉस्ट सेंटर। देखो शेयर आउट कॉमन कॉस्ट को डिवाइड करने के लिए अपॉर्शनमेंट करते हैं साहब, तो ये तो अपॉर्शनमेंट की बात कर रहा है, हम तो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन की बात करें, तो ये आंसर नहीं है, ये तो अपॉर्शनमेंट है। फाइंड आउट टोटल ओवरहेड्स फॉर अ कॉस्ट सेंटर, ये भी वही है, अपॉर्शनमेंट है। चार्ज ओवरहेड टू प्रोडक्ट, यस, ओवरहेड्स को प्रोडक्ट में चार्ज करना, एंड कंट्रोल ओवरहेड्स नहीं, कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए ओआर निकाली थी, वो तो कॉस्ट, वो तो वेरिएंस वगैरह निकालेंगे, वो अपन आगे पढ़ेंगे ओवरहेड्स को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। तो ये नहीं है, आंसर सी है, चार्ज ओवरहेड टू प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालने के लिए हम ओवरहेड्स को चार्ज करते हैं, और चार्ज करने के लिए एक रेट चाहिए जिस पे प्रोडक्ट में कॉस्ट को एब्जॉर्ब किया जाए, उसके लिए ओआर निकाली जाती है, ठीक है साहब। फिर कहते हैं व्हाई आर सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट रीअपोर्शनड टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स बिफोर एब्जॉर्प्शन, ये हमने पढ़ा भी था। पहले अपन अपॉर्शनमेंट करते हैं, सारी कॉस्ट को अपने प्रोडक्शन और सर्विस सेंटर में डिवाइड करते हैं, फिर सर्विस सेंटर के खर्चों को प्रोडक्शन में फिर से डिवाइड किया जाता है। वो पूछ रहा है कि ये क्यों किया जाता है, जो रीअपोर्शनमेंट करते हैं वो क्यों करते हैं। टू सिंप्लीफाई बजटिंग, नहीं बजटिंग से इसका कोई लेना नहीं। टू रिड्यूस ओवरहेड्स, नहीं, उल्टा है, ओवरहेड्स तो प्रोडक्शन सेंटर के बढ़ते हैं, ऐसा भी नहीं है। टू एंश्योर एक्यूरेट प्रोडक्ट कॉस्टिंग, यस, पूरे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का मेन प्रिंसिपल यही है कि हम प्रोडक्ट की सही कॉस्ट निकालना चाहते हैं। अगर आपने खर्चों को सर्विस सेंटर पे रहने दिया तो उनका प्रोडक्शन पे इंपैक्ट नहीं आएगा, उससे आप सही प्रोडक्ट की कॉस्ट नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालने के लिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जो जो खर्चे होते हैं वो अपन कंसिडर करते हैं, ठीक है साहब। टू एंश्योर एक्यूरेट प्रोडक्ट कॉस्टिंग, सी। नेक्स्ट, why are productive labor hour preferred over overtime absorption in labor intensive factories। अच्छा ये अपने पढ़ा भी था, OAR निकालने के लिए आपको एक बेस चाहिए होता है, और बेस अपन कहते हैं कि डिपेंड करेगा कि भाई फैक्ट्री लेबर इंटेंसिव है तो लेबर आवर ले लेना, मशीन इंटेंसिव है तो मशीन आवर लेके चल लेना। तो ये पूछ रहा है ऐसा क्यों करते हैं कि प्रोडक्टिव लेबर के प्रोडक्टिव आवर को डिवाइड किया जाता है OAR निकालने के लिए इन अ लेबर इंटेंसिव फैक्ट्री। ऐसा क्यों करें कि लेबर इंटेंसिव फैक्ट्री के अंदर लेबर आवर ले रहे हैं। सिंपल है साहब, जो चीज जिस पे डिपेंड करती है, अगर मेरी फैक्ट्री मशीन के एफर्ट्स पे डिपेंड करेगी या मशीन डिपेंडेंट है तो मशीन आवर ले लेंगे, अगर मेरी फैक्ट्री लेबर डिपेंडेंट है तो लेबर आवर ले लेंगे। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन लेबर की डिपेंडेंसी या लेबर के एफर्ट्स को शो करता है, ये सोच लो। दे रिड्यूस ओवरहेड कॉस्ट, ना, दे रिफ्लेक्ट एक्चुअल प्रोडक्शन एफर्ट्स, हाँ ये सही लग रहा है। टू दे सिंप्लीफाई कैलकुलेशन, नहीं। दे एक्सक्लूड सर्विस कॉस्ट, नहीं, ऑप्शन बचा बी, सही बोला ना। दे रिफ्लेक्ट द एक्चुअल प्रोडक्शन एफर्ट, प्रोडक्शन एफर्ट मतलब प्रोडक्शन किस पे डिपेंडेंट है, प्रोडक्शन में किसके एफर्ट ज्यादा लग रहे हैं। लेबर इंटेंसिव डिपार्टमेंट में लेबर के एफर्ट ज्यादा लग रहे हैं इसलिए लेबर से डिवाइड कर रहे हैं, मशीन इंटेंसिव डिपार्टमेंट में मशीन के एफर्ट ज्यादा लग रहे हैं तो मशीन से डिवाइड करते हैं, सॉरी, हाँ जी। तो ये ध्यान रखना कि भाई लेबर इंटेंसिव डिपार्टमेंट है, वो लेबर पे डिपेंडेंट है, इसलिए लेबर आवर से डिवाइड किया जा रहा है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ एब्जॉर्बिंग ओवरहेड्स इनटू यूनिट कॉस्ट। हाँ जी, प्राइमरी पर्पस क्या है एब्जॉर्प्शन का, एब्जॉर्बिंग ओवरहेड्स इनटू यूनिट कॉस्ट। ये तो वो बात होगी, क्या लिखा था, टू मिनिमाइज प्रोडक्शन है, नहीं, टू एंश्योर एक्यूरेट प्रोडक्ट प्राइसिंग, यस, टू एंश्योर एक्यूरेट प्रोडक्ट प्राइसिंग। फाइनेंसिंग रिपोर्टिंग नहीं होगा, टू एक्सक्लूड वेरिएबल कॉस्ट नहीं होगा, नहीं। सी, एब्जॉर्प्शन क्यों कर रहे हैं, मेन प्राइमरी पर्पस यही है कि अपन एक्यूरेट प्रोडक्ट प्राइसिंग निकालना चाहते हैं। ठीक, नेक्स्ट, अ फैक्ट्री प्रोड्यूस 8000 टेबल्स, अच्छा 8000 टेबल बनाते हो, टाइम पर टेबल है 6 आवर लगते हैं असेंबली में और एक तो आइडल है, अच्छा 6 आवर लगेंगे, उसमें से एक आइडल चला जाएगा, और 12000 चेयर बनेगी, टाइम पर टेबल लगेगा 4 लगते हैं, जिसमें 0.5 का आइडल टाइम जा रहा है। ठीक है, असेंबली ओवरहेड दे रखे हैं, आपको OAR निकालनी है, किसके बेसिस पे, पर प्रोडक्टिव आवर। ये जोरदार चीज आ गई, टोटल आवर नहीं बोला, अगर टोटल आवर बोलता तो क्वेश्चन बहुत इजी था, 8000 इंटू 6, इधर 12000 इंटू 4, सिंपल होता। 8000 टेबल बनाने के लिए 6 आवर लग रहे हैं असेंबली में, 12000 चेयर बनाने के लिए 4 आवर लग रहे हैं, तो 8 6 जा 12 4 जा ऐड करते हैं, टोटल आवर आते हैं 36,000 से 360 से डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, आपके जो बजट ओवरहेड है डिवाइड करते हैं आप टोटल लेबर आवर से। बट यहां पे वो खेल गया आपके साथ, उसने ये नहीं कहा टोटल लेबर, उसने कहा प्रोडक्टिव आवर लेके चलो। अरे लेबर आवर भले 6 लग रहे हैं, बट 6 में से एक तो आइडियल है, तो प्रोडक्टिव 5 है। इधर 4 लग रहे हैं, बट 0.5 का आपका आइडियल है, इसका मतलब प्रोडक्टिव यहां पे 3.5 है। तो यहां पे ये ध्यान रखना है कि टोटल आवर नहीं लेके चलने हैं, उसने क्या बोला, टोटल प्रोडक्टिव आवर लेके चलो, तो प्रोडक्टिव आवर कैलकुलेट करने पड़ेंगे। अब ये बोलोगे सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, अरे इसकी इच्छा, कंपनी की इच्छा, कंपनी कह रही कि हम, हमारे को पता है कि आइडल टाइम होता ही होता है, हमारा फिक्स है, बजटेड है आइडल टाइम होना, तो फिर उसके हिसाब से प्रोडक्टिव आवर पे डिवाइड करेंगे अपन उसको। ठीक है, चलिए तो एक बार यहाँ पे निकालते हैं, टोटल प्रोडक्टिव आवर निकालते हैं, तो टेबल के केस में और फिर चेयर्स के केस में, टेबल्स हैं 8000, चेयर्स हैं 12000। 8000 टेबल को बनाने के लिए प्रोडक्टिव आवर तो 5 हो गए, 6 माइनस 1 तो इंटू 5, और चेयर को बनाने के लिए 4 माइनस, यहाँ पे 4 माइनस 0.5 तो 3.5 हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे 3.5 से, ये कितने हो जाएंगे, 8 5 40,000 42 82। ओवरहेड कितने थे, 360, 360 डिवाइड बाय 82,000 प्रोडक्टिव आवर्स, OAR कितनी हो जाएगी, 4.39। अब इसके नियरेस्ट आंसर क्या आ रहा है, 4.39 है सीधा। ठीक है सर, नहीं होता तो 4.4 होता, 4.39 है ना, हो सकता है 4.4 होता आंसर में। ठीक है, तो जो नियरेस्ट आंसर है वो देख लेना राउंड अप करके, यहाँ पे डायरेक्ट दे रखा था तो डायरेक्ट आ गया, मेरी बात, मेरा काम हो गया, कोई टेंशन नहीं, जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है साहब, तो ये ध्यान रखना, जो बोल रखा है वो लेंगे साहब। नॉर्मली टोटल आवर लेके चलते हैं, बट कंपनी ने कहा नहीं हम तो प्रोडक्टिव आवर लेंगे, तो ठीक है प्रोडक्टिव आवर ले लेंगे। अब यहां आर्ग्यू मत करना क्वेश्चन से कि नहीं नहीं ये तो गलत है, अरे गलत नहीं है, अपन ने क्या कहा, बेसिस रीजनेबल होना चाहिए, और रीजनेबल बेस कौन डिसाइड करता है, मैंने क्लास में भी कहा था, तुम लोग डिसाइड करोगे। हर कंपनी अपने हिसाब से अलग तरीके से एब्जॉर्प्शन कर सकती है, देयर इज नो राइट एंड रॉन्ग वे। आप कंपनी से ये आर्ग्यू कर सकते हो बाद में कि आप ये मेथड फॉलो करते तो बेटर होता, ये करते तो खराब है, वगैरह वगैरह, बट हर कंपनी अपने हिसाब से अपनी एब्जॉर्प्शन रेट निकाल सकती है, दे आर फ्री टू डू इट, क्योंकि कोई रूल तो है नहीं यहाँ पे, कोई IFRS तो है नहीं जो बोलेगा यही करना पड़ेगा। अपन मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, कॉस्टिंग पढ़ रहे हैं, यहाँ पर आप अपनी नीड के हिसाब से चीजें बनाते हो, इंटरनल मैनेजमेंट की यूज का है, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो ये कंपनी प्रोडक्टिव आवर लेना चाहती है, कोई कंपनी टोटल ले लेगी। ये ध्यान रखना, क्वेश्चन जो बोल रहा है वो करना, वहां दिमाग लगाना मत, वहां आर्ग्यू मत करना, क्योंकि रीजनेबल बेसिस कंपनी और क्वेश्चन, अपने लिए केस, अपने केस में कंपनी कौन है, क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन बताएगा कि ये कंपनी कौन सा बेस यूज करना चाहती है, अपने को उसी बेस पे कैलकुलेट करना, वहां आर्ग्यू मत करने मत बैठना। ठीक है, नेक्स्ट, स्टोर्स हैज 25,000 ओवरहेड्स विथ 50% ऑफ प्रोसेसिंग, 30% टू पैकेजिंग। स्टोर्स का 25,000 के खर्चे जिसमें से 50% तो प्रोसेसिंग को जाता है, 30% पैकेजिंग को जाता है, 20% मेंटेनेंस को जाता है। देखो स्टोर्स एक सर्विस डिपार्टमेंट है और मेंटेनेंस एक सर्विस डिपार्टमेंट, मतलब स्टोर मेंटेनेंस की हेल्प कर रहा है।
मेंटेनेंस क्या कर रहा है? मेंटेनेंस हैज 15,000 ओवरहेड्स विद 60% टू प्रोसेसिंग एंड 40% टू पैकेजिंग। लेकिन मेंटेनेंस स्टोर की हेल्प नहीं कर रहा है, स्टेप डाउन मेथड है। ठीक है, एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे की हेल्प कर रहा है, बट दूसरा रिटर्न में कुछ नहीं दे रहा है, नॉन रेसिप्रोकल बेसिस है, ये स्टेप डाउन मेथड है। ठीक है साहब, यहाँ पे कहते हैं यूजिंग स्टेप डाउन मेथड, बोल दिया ठीक है, वन आइटरेशन, व्हाट इज पैकेजिंग टोटल सर्विस कॉस्ट। सिर्फ पैकेजिंग का आंसर निकालना तो ठीक है, पैकेजिंग का ही करना। अब देखो, अब मुझे पैकेजिंग का निकालना है। इधर मेरे पास में मेरा मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है और इधर मेरे पास मेरा स्टोर्स है। प्रोसेस का मत निकालना क्योंकि जरूरत ही नहीं है, फालतू में एग्जाम में टाइम बचाएंगे। पहले स्टोर्स को डिवाइड करेंगे क्योंकि स्टेप डाउन मेथड है, पहले उस डिपार्टमेंट को डिवाइड करते हैं जो ज्यादा की हेल्प कर रहा है। और रेशियो क्या है इसका? 50-30-20 का। चलो डिवाइड कर दे। स्टोर का खर्चा कितना है? 25,000। ठीक है, तो 25 को डिवाइड कर दो दोनों में। अच्छा, इसके पास में मेंटेनेंस के पास में खुद का खर्चा कितना है? 15,000। इधर है 25। पैकेजिंग का खुद का खर्चा दे रखा हो तो लिख लेते हैं, नहीं दे रखा तो ठीक है, अपन स्टोर्स का डिवाइड कर लेंगे सिर्फ। स्टोर्स को डिवाइड करेंगे 50-30-20 के रेशियो में। फिर मेंटेनेंस को डिवाइड कर देंगे। मेंटेनेंस का रेशियो है 60 और 40। अपने को तो पैकेजिंग पे ही जाना है, ध्यान रखना। रेशियो 60-40, बट मेरे को पैकेजिंग का ही चाहिए सर। ठीक है, चलो पहले एक बार स्टोर्स को डिवाइड करते हैं। स्टोर्स का 50% प्रोसेसिंग का मेरे काम का नहीं है, 30% आपका जा रहा है पैकेजिंग का। तो 25,000 में से 30% 7,500 चला जाएगा पैकेजिंग के पास, और 20% जाएगा मेंटेनेंस, मतलब 5,000 जाएगा मेंटेनेंस के पास। ठीक है, ठीक है, मेंटेनेंस का टोटल खर्चा हो गया 20। अब इस 20 को तुम डिवाइड करोगे, मेंटेनेंस जाएगा 60-40, 60% प्रोसेसिंग का है, 40 पैकेजिंग का है। इसका 40% ले लो यहाँ पे, तो 20,000 का 40% ये हो जाएगा 8,000। तो इसका मतलब पैकेजिंग को टोटल शेयर कितना मिल गया? उसको स्टोर से मिले 7,500 और मेंटेनेंस के खुद के 15 थे। मेंटेनेंस को पहले स्टोर से मिले 5,000, तो कुल मिला के 20 हो गए। 20 का 40% मिल गया इसको, तो 8,000 प्लस 7,500 15,500। जिसका बोल रखा है उसी का निकालना। यहाँ पे फालतू में प्रोसेसिंग का कॉलम बना के टाइम वेस्ट मत करना। अगर तुम्हें नहीं आता है डायरेक्ट निकालना समझ में, ठीक है, तो ठीक है, तुम प्रोसेसिंग बना लो, नॉर्मल टेबल बनाओ, बट उसमें टाइम एक्स्ट्रा लग जाएगा। सीधा दिमाग लगाना है कि भाई देखो, मेरे को तो पैकेजिंग को देना है, डिवाइड करना है। मेंटेनेंस का कॉलम भी इसलिए बनाया है क्योंकि पहले स्टोर्स मेंटेनेंस को दे रहा है, स्टोर्स का कुछ खर्चा मेंटेनेंस के पास जाएगा, इसलिए वो खर्चा निकालने के लिए ये मैंने मेंटेनेंस का कॉलम बनाया। अगर सिर्फ ऐसा लिखा होता ना कि स्टोर्स भी दे रहा है पैकेजिंग और प्रोसेसिंग को, और मेंटेनेंस भी दे रहा है पैकेजिंग और प्रोसेसिंग को, तो मैं सिर्फ पैकेजिंग का कॉलम बनाता, स्टोर्स का देता पैकेजिंग को 30% और मेंटेनेंस का दे देता 40%, और आंसर मेरा आ जाता। बट यहाँ पे बोल रखा था कि नहीं, स्टोर्स पहले मेंटेनेंस को 20% देता है, तो इसलिए मैंने मेंटेनेंस को 20% ट्रांसफर करा, पैकेजिंग को 30% ट्रांसफर करा, स्टोर्स को 20% ट्रांसफर करा। इससे टोटल आया मेंटेनेंस का, इसका 40% ये दे देगा पैकेजिंग को, तो टोटल पैकेजिंग के पास में पहुंच जाएगा 15,500। आंसर हो जाएगा 1A। ठीक है साहब, अब वही प्रैक्टिस करोगे स्पीड बनेगी। एग्जाम में अब ये क्वेश्चन आता है, बच्चे पूछते भी है कि सर अपोर्शनमेंट और रीअपोर्शनमेंट के क्वेश्चन बहुत लंबे लंबे होते हैं, 5-5 10-10 मिनट लग जाते हैं कभी कभार। तो बेटा वही है स्पीड, और ये देखना है कि क्या कैलकुलेट करना है। मैं सब कुछ कैलकुलेट क्यों कर रहा हूं? मैं वहां पे टाइम बचाने के लिए जो जरूरत है सिर्फ वही कैलकुलेट करूँ ना, तो मेरा टाइम बचेगा। अब उसके ऊपर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अ फैक्ट्री 60,000 रेंट इज स्प्लिट बिटवीन प्रोसेसिंग का एरिया दे रखा है 50,000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 50,000 का रेशियो मतलब 50,000, और ये पैकेजिंग का दे रखा है 30,000, एंड मेंटेनेंस का दे रखा है 20,000। तो रेशियो 5:3:2 हो गया। मेंटेनेंस का जो कॉस्ट है 20,000 का, वो रीअपोर्शन किया जाता है 70-30 टू पैकेजिंग। आपको प्रोसेसिंग का खर्चा निकालना है इस बार। ठीक है, मुझे प्रोसेसिंग का खर्चा निकालना है। देखो मुझे साफ पता पड़ रहा है कि जो रेंट है ना वो 3 में डिवाइड करना है, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, मेंटेनेंस, और फिर मेंटेनेंस का जो खर्चा है वो 2 में डिवाइड करना है। तो यहां पे भी स्टेप डाउन है, तो पहले एक बार मेंटेनेंस का टोटल खर्चा निकाल लेते हैं। देखो मेंटेनेंस के पास में खुद का तो 20,000 है, फिर इनको रेंट का मिलेगा हिस्सा। ठीक है, रेंट को अपन डिवाइड करेंगे 50-30-20 या 5:3:2 जो रेशियो तुम बोलना चाहो उसमें। तो प्रोसेसिंग को मिलेगा 50 का हिस्सा, मेंटेनेंस को मिलेगा 20 का हिस्सा,
रेंट है अपने पास में 60,000, तो 60,000 का 50%, 50% कह दो, तो 30,000 तो प्रोसेसिंग के पास चला गया। ठीक है, 60,000 का टोटल खर्चा था, डिवाइड बाय 100 इंटू 50, और इधर की तरफ मेंटेनेंस को मिल जाएगा 20,000 मीटर स्क्वायर, तो 20% भी कह सकते हैं इसको अपन। ठीक है, या रेशियो के हिसाब से भी कर सकते हो। तो 60,000 डिवाइड बाय 100 इंटू 20, तुम 10 इंटू 5, 10 इंटू 2 भी कर सकते हो, तुम रेशियो 5:3:2 लेके भी कर सकते हो, तुम्हारी इच्छा। ठीक है, तो इसको मिल जाएगा 12,000। ठीक है, मेंटेनेंस का टोटल खर्चा हो जाएगा 32। इस 32 का पैकेजिंग के पास कितना जाना चाहिए? पैकेजिंग के पास जाना चाहिए 70% टू, अच्छा प्रोसेसिंग है 70% टू प्रोसेसिंग, इसका 70% प्रोसेसिंग को देना है मेरे को। ठीक है, सेवेंटी परसेंट, तो 32 का 70%, 22400, 22400, तो दोनों मिला के टोटल खर्चा कितना हो गया? ये 52400। ये आ गया प्रोसेसिंग का। ठीक है ना, अब इस तरीके से स्पीड से करना है एग्जाम में, ये प्रैक्टिस है जो तुम लोगों को करनी है। ठीक है ना, कि भाई पहले फटाफट से देखा, जो काम का है वो 2 कॉलम बना दिए, यहाँ पे प्रोसेसिंग और मेंटेनेंस मेरे काम के थे, उनका कॉलम बनाया, और उसके हिसाब से मैंने फटाफट से आंसर निकाला। यही तो प्रैक्टिस है जो एग्जाम तक आते आते होनी चाहिए। अभी ऑब्वियसली बात है, स्टार्टिंग में बच्चों को लगेगा कि सर नहीं मैं तो तीनों कॉलम बना के वो अपना नॉर्मल फॉर्मेट फॉलो करूंगा, बट धीरे धीरे प्रैक्टिस यही लानी है कि मैं टाइम बचाऊंगा। इस क्वेश्चन को करने में आपने 10 मिनट लगा लिए, तो समझो आपका टाइम बाकी क्वेश्चन के लिए कम बचेगा। यही क्वेश्चन अगर आपने 2 या 3 मिनट में कंप्लीट करा, जो गिवन टाइम लिमिट है उतने में कंप्लीट करा, तो ऑब्वियसली बात है आपके पास में इनफ टाइम बचेगा बाकी क्वेश्चंस के लिए भी। ठीक है साहब, तो इस टाइप की प्रैक्टिस अब अपने को करनी है। ठीक है, मैं आपको क्लास में भी बता चुका हूं। ठीक है, ये चीज आपको धीरे धीरे करके प्रैक्टिस में लेकर के आनी पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ कंपनी प्रोड्यूस 6,000 टेबल्स, ये गलत आ गया, प्रोड्यूस 6,000 टेबल्स एंड 12,000 चेयर्स। ठीक है, असेंबली ओवरहेड जो है वो 3,20,000 के हैं, जिसमें 6 आवर लगते हैं पर टेबल पे और 3 आवर लगते हैं चेयर पे, और फिनिशिंग ओवरहेड्स हैं 2 लाख के, जिसमें फिनिशिंग डिपार्टमेंट में 4 आवर लगते हैं पर टेबल और 2 लगते हैं पर चेयर। आपको ओवरहेड कॉस्ट निकालनी किसकी? सिर्फ चेयर की। अच्छा, अब चेयर को देखो, खर्चे 2 से लेके आने पड़ेंगे। चेयर की अगर मुझे कॉस्ट निकालनी तो उसमें असेंबली का भी खर्चा होगा और थोड़ा खर्चा फिनिशिंग का भी होगा। तो मुझे असेंबली की भी ओएआर चाहिए और मुझे फिनिशिंग की भी ओएआर चाहिए। तो इन दोनों की ओएआर निकालते हैं, उसको मल्टीप्लाई करते हैं चेयर के आवर से, तो मेरे पास में चेयर का आंसर आ जाएगा। यहां से मेरे पास में कॉस्ट आ जाएगी, कॉस्ट पर चेयर, ओवरहेड कॉस्ट पर चेयर। ठीक है साहब, चलिए तो असेंबली के खर्चों को डिवाइड करते हैं। असेंबली के खर्चे डिवाइड होंगे साहब, 6 आवर टेबल पे लग रहे हैं, टेबल बने 6,000, तो असेंबली के लिए खर्चे हैं 3,20,000 के। इसको आपको डिवाइड करना है आवर्स से। 6,000 इंटू 6, टेबल बनाने में 6,000 टेबल बनाने हैं, एक टेबल बनाने में 6 आवर लगते हैं असेंबली में, और चेयर बनानी है कुल मिलाकर के 12,000, और एक चेयर बनाने में लगते हैं 3 आवर। तो 72, 3,20,000 डिवाइड बाय 72,000, 4.44 आएगी ये। तो ये हो गई 4.44। ऐसे ही फिनिशिंग की निकाल दो ओ यार। फिनिशिंग के लिए क्या बोल रखा है? फिनिशिंग के खर्चे हैं 2 लाख, 2 लाख, और इसको डिवाइड करेंगे फिनिशिंग में। देखो एक टेबल बनाने में 4 आवर लगते हैं, तो 6,000 इंटू 4, और चेयर बनाने में 2 आवर लगते हैं, 12,000 इंटू 2, तो ये हो गया 2 लाख डिवाइड बाय 48।
4.16 या 17 कर दो उसको, 4.17 कर दो उसको, क्योंकि 1666 कुछ आ रहा है ऐसा, ठीक है ना। या चाहो तो ले भी लो, 3 पॉइंट तक लेके कर लो, जैसे भी तुम्हारी इच्छा, ठीक है। अब आवर कितने लग रहे हैं, चेयर की निकालनी है। असेंबली डिपार्टमेंट में चेयर में लगते हैं 3 आवर्स और इधर लगते हैं 2, तो कॉस्ट पर चेयर इंटू 2 ये हो जाएगी 8.33, ये हो जाएगा 4.444 इंटू 3 करेंगे तो 13.33, टोटल 21.66 या 21.67, ये आ जाएगा आंसर आपका, ठीक है। इसको तुम चाहो तो 4.1666 लेके भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, 4.1666 इसको 444 लेके रख लो, ठीक है। इधर राउंड अप कर लेना लास्ट में, बस ये है। अब यहाँ पे बच्चा कंफ्यूज होता है कि सर पूछा क्या है क्वेश्चन में, अरे पूछा कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा, उसको कॉस्ट चाहिए थी चेयर की, ओवरहेड कॉस्ट चाहिए थी चेयर की, ओवरहेड 2 लग रहे हैं, एक असेंबली के एक फिनिशिंग के, तो दोनों का खर्चा चेयर पे कितना जाएगा। अब असेंबली डिपार्टमेंट में आवर निकालने पड़ेंगे, उसके हिसाब से असेंबली की OAR निकाली, फिनिशिंग की OAR निकाली, उसको मल्टीप्लाई करा कितने आवर लग रहे हैं असेंबली डिपार्टमेंट में एक चेयर को बनने में, तो उससे असेंबली का खर्चा आ जाएगा एक चेयर पे, इससे फिनिशिंग का खर्चा आ जाएगा एक चेयर पे, टोटल करेंगे तो टोटल खर्चा आ जाएगा। इस क्वेश्चन को एग्जाम में जाने से पहले देख के जाना, इस टाइप का जब क्वेश्चन आता है ना तो थोड़ी दिक्कत होती है समझने में कि पूछा क्या है। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं कर रखी तो शायद ये क्वेश्चन एग्जाम में तो नहीं हो, कोई ना कोई दिक्कत देगा बच्चा, यहाँ पे कुछ ना कुछ मिस्टेक कर सकता है, ठीक है। और क्योंकि हो सकता है कि भाई लैंग्वेज कुछ इस तरीके से लिख दी जाए जहां पे थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होने लग जाए, तो इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है अपने को, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन वुड कॉज ओवरहेड्स टू बी ओवर एब्जॉर्ब्ड। ओवर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड कब होते हैं, जब अपन ज्यादा खर्चा बुक कर लेते हैं, एक्चुअल से ज्यादा खर्चा बुक कर लिया, OAR के बेसिस पे जो खर्चा बुक करा है वो ज्यादा है। अच्छा, एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड का फॉर्मूला भी इसी टाइम पे याद कर लो। एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड निकालने के लिए क्या कहते हैं, OAR इनटू एक्चुअल बेसिस, जो भी आपका एक्चुअल बेसिस है, बेसिस में आपके आवर हैं, यूनिट्स है, जो भी है, तो वो आपका एक्चुअल बेसिस से मल्टीप्लाई करोगे इनटू OAR को, तो एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड आएंगे। ये ज्यादा है एक्चुअल से, तो ओवर एब्जॉर्प्शन होता है। क्या कह रहे हैं, व्हेन एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स एक्सीड्स एक्चुअल ओवरहेड, हाँ ये तो सही लग रहा है, ओवर एब्जॉर्प्शन, हाँ ठीक है। व्हेन एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड एक्सीड बजटेड, बजट से हमें कोई कंपैरिजन नहीं है, एक्चुअल और बजट का कंपैरिजन है, बजटेड और एब्जॉर्ब करनी थी। ए, when absorbed overheads exceeds actual overhead, जब actual overhead कम है, absorbed overhead ज्यादा है, तो over absorption हुआ है, उल्टा है तो under absorption हुआ है, ठीक है सर। नेक्स्ट, the management accountants report show that fixed production overheads were over absorbed in the last accounting period, तो आपको पता है कि लास्ट पीरियड में ओवर एब्जॉर्प्शन हुआ है। What is the combination that is certain to lead to this situation? इनमें से कौन सी सिचुएशन की वजह से ओवर एब्जॉर्प्शन हो सकता है। देखो ओवर एब्जॉर्प्शन कब होगा, जब मेरे एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स ज्यादा होंगे। अब एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड ज्यादा कैसे हो सकते हैं, तो एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड बनते कैसे हैं, OAR इनटू एक्चुअल बेसिस, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक अगर ज्यादा हो जाए, इन दोनों में से अगर कोई एक ज्यादा हो जाए तो एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड ज्यादा होंगे, ठीक है। अब यहां पे देखो क्या क्या बोल रखा है, प्रोडक्शन वॉल्यूम इज लोअर देन बजट एंड एक्चुअल एक्सपेंडिचर इज हायर देन बजट। अगर प्रोडक्शन वॉल्यूम कम है, प्रोडक्शन वॉल्यूम कम है तो ये कम हो जाएगा, ये कम होगा, तो आपका एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड कम होने चाहिए। बोल भी रखा है कि एक्चुअल एक्सपेंडिचर बजट से ज्यादा थे, नहीं, ओवर एब्जॉर्प्शन हो रहा है ना, ज्यादा खर्चे रिकॉर्ड हुए हैं। प्रोडक्शन वॉल्यूम इज हायर देन बजट एंड एक्चुअल एक्सपेंडिचर इज हायर देन बजट। ये देखते हैं, प्रोडक्शन वॉल्यूम ज्यादा है, ठीक है, बजट से, तो ये एक्चुअल ज्यादा है, तो इस वजह से ज्यादा ओवरहेड बुक हो सकते हैं। प्रोडक्शन वॉल्यूम एंड एक्चुअल कॉस्ट आर एज बजट, अगर बराबर होते तो कोई ना तो ओवर एब्जॉर्प्शन होना चाहिए था ना अंडर एब्जॉर्प्शन होना चाहिए, तो ये तो नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। प्रोडक्शन वॉल्यूम इज हायर देन बजट, ठीक है, एक्चुअल ज्यादा है, एंड एक्चुअल एक्सपेंडिचर इज लोअर देन बजट, यस। एक्चुअल खर्चा कम है तो आपके ऑटोमेटिकली खर्चे कम आ रहे हैं, एक्चुअल खर्चे, और ये एक्चुअल आवर प्रोडक्शन वॉल्यूम इज हायर, तो यहां पे आपने ज्यादा से मल्टीप्लाई करा और एक्चुअल खर्चे कम है, तो डी इज द राइट आंसर। जो बी वाला है उसमें कंफ्यूजन क्या है कि ये एक्चुअल खर्चा बोल रखा है हायर, तो मैं ये नहीं कह सकता कि क्या एग्जैक्टली ओवर एब्जॉर्प्शन होगा, क्योंकि कितना हायर है ये मुझे नहीं पता। हो सकता है कि यहाँ पे ओवर एब्जॉर्प्शन हो सकता है कि यहाँ पे अंडर एब्जॉर्प्शन भी हो, डिपेंड करेगा कितना हायर है, बट यहां तो कंफर्म ओवर एब्जॉर्प्शन होगा, क्योंकि एक तो प्रोडक्शन वॉल्यूम ज्यादा है, मतलब मेरे एक्चुअल बेसिस ज्यादा है, एक्चुअल बेसिस ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली ओवर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड ज्यादा हो गए, और मुझे ये भी पता है कि एक्चुअल ओवरहेड बजट से तो कम थे, मतलब OAR से तो कम ही आएंगे, तो इसका मतलब आपका ओवर एब्जॉर्प्शन आना पक्का है।
ठीक है साहब, तो डी। ठीक है ना। अब ये भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है कि अगर मुझे पता नहीं है फॉर्मूला क्या है, किस तरीके से एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड निकलते हैं, ओएआर कैसे निकलती है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में भी मुझे एग्जाम में दिक्कत आ सकती है। तो इस टाइप के कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी करके जाने हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज कॉस्ट अपॉर्शनमेंट। अच्छा, अपॉर्शनमेंट की डेफिनेशन पूछ रहा है अपने से। चार्जिंग ऑफ डिस्क्रीट आइडेंटिफाइबल आइटम्स ऑफ कॉस्ट टू कॉस्ट सेंटर। नहीं साहब, डिस्क्रीट आइडेंटिफाइबल आइटम्स, ये मैंने कहा था एलोकेशन की डेफिनेशन एक्चुअल बेसिस। डिस्क्रीट आइडेंटिफाइबल्स एक्चुअल बेसिस है साहब ये तो, और अपन ने क्लास में पढ़ा भी था, एक्चुअल बेसिस पे अगर किसी चीज को डिवाइड करो तो वो अलोकेशन कहलाता है। ठीक है, इसको अपन होल कॉस्ट भी कहते हैं, ये कॉमन कॉस्ट नहीं है। द collection of cost attributable to a cost center and cost unit using costing method, principles and techniques prescribed for a particular business entity. नहीं, the process of establishing the cost of cost center or cost unit. देखते हैं। Division of cost amongst two or more cost center in proportion to the estimated benefit received using a proxy. proxy बोल दिया ना, reasonable basis, proxy मतलब reasonable basis। एक्चुअल नहीं पता है ना, इसलिए तो प्रॉक्सी यूज कर रहे हैं, इसलिए तो रीजनेबल यूज कर रहे हैं। प्रॉक्सी क्या होता है भाई, आप अगर जाके किसी क्लास में बैठे हो तो आप एक्चुअली बैठे हो, आपने अपनी जगह अपने दोस्त को बोला कि मेरी जगह साइन कर लेना, तो प्रॉक्सी कहते हैं ना उसको, अपन कॉलेज में लगाते हो तुम लोग प्रॉक्सी। ठीक है, तो प्रॉक्सी का क्या है, जहां पे एक्चुअल बंदा नहीं है उसकी जगह कोई और बैठा हुआ है। तो अपॉर्शनमेंट भी तो यही हो रहा है, एलोकेशन में एक्चुअल बेस होता है, एक्चुअल बेस नहीं है, इसलिए अपॉर्शनमेंट में रीजनेबल बेस लेके चलते हैं, प्रॉक्सी लेके चलते हैं। तो डी इज द राइट आंसर। ठीक है साहब। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द पीरियड $50,000 वर इंकर्ड फॉर इनडायरेक्ट लेबर। ठीक है, व्हाट वुड बी द डबल एंट्री बी इन अ टिपिकल कॉस्ट लेजर। हाँ जी, आपने इनडायरेक्ट लेबर को रिकॉर्ड करना है। ठीक है, इनडायरेक्ट लेबर को रिकॉर्ड करना है तो ओवरहेड में जाने चाहिए खर्चे। ठीक है, अब देखो खर्चों को ट्रांसफर करना है ओवरहेड में, तो ओवरहेड को करना पड़ेगा डेबिट, ओवरहेड का अकाउंट अपन रख लेंगे डेबिट, तो डेबिट ओवरहेड एक ही एंट्री दिख रही है मुझे, काम आसान हो गया, सी। और ये तो मुझे पता ही है कि अगर डायरेक्ट लेबर कॉस्ट होती है तो डब्ल्यूआईपी में ट्रांसफर होता है, अगर इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट होती है तो ओवरहेड में ट्रांसफर होता है, तो आंसर है सी। अगर ये बोलता है कि डायरेक्ट लेबर आवर, तो मैं कह देता डब्ल्यूआईपी। ठीक है, ये डायरेक्ट कॉस्ट के लिए एंट्री हो जाती है और ये इनडायरेक्ट कॉस्ट के लिए एंट्री होती है। ठीक है साहब। नेक्स्ट, व्हाट वुड द अकाउंटिंग एंट्री बी फॉर $10,000 ऑफ ओवर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स। $10,000 का ओवर एब्जॉर्प्शन हुआ है साहब। ओवर एब्जॉर्प्शन का मतलब है ज्यादा खर्चा बुक हो गया है। ज्यादा खर्चा बुक हो जाता है, अपने को पता है ओवर एब्जॉर्प्शन या अंडर एब्जॉर्प्शन को क्लोज करने के लिए P&L में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, क्लोजिंग एंट्री आपको ध्यान रखनी है, ओवर एब्जॉर्प्शन हो चाहे अंडर एब्जॉर्प्शन हो, दोनों की जो क्लोजिंग एंट्री है वो P&L में ट्रांसफर होकर होती है। अब बस फर्क पड़ेगा P&L डेबिट करना है क्रेडिट करना है, डिपेंड करेगा कि खर्चा ज्यादा बुक हुआ है कम बुक हुआ है। अगर खर्चा ज्यादा बुक हुआ है मतलब P&L में ज्यादा खर्चा पड़ा है तो P&L को कम करना पड़ेगा, तो P&L हो जाएगा क्रेडिट। तो ओवर एब्जॉर्प्शन के केस में P&L को करते हैं क्रेडिट। ठीक है, और अंडर एब्जॉर्प्शन में खर्चा कम बुक हुआ है तो खर्चा बढ़ाना है, खर्चा बढ़ाना है तो P&L को करना पड़ेगा डेबिट। तो ओवर एब्जॉर्प्शन के केस में ये ध्यान रखना है कि अपन क्रेडिट करते हैं किसको, P&L को, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को। तो इसमें से कौन सी एंट्री में P&L क्रेडिट हो रहा है देख लो, एक ही एंट्री है जिसमें हो रहा है। और ओवरहेड्स की बात करें तो ओवरहेड अकाउंट को डेबिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ P&L, डी वुड बी द राइट आंसर। डब्ल्यूआईपी में जाने की जरूरत नहीं, डब्ल्यूआईपी जो है आपका ये आपके डायरेक्ट कॉस्ट के लिए होता है, अपन तो ओवरहेड की बात कर रहे हैं, तो ये एंट्री है नहीं, ये एंट्री है नहीं, ये एंट्री है नहीं, यही एंट्री है। ठीक है, नेक्स्ट, a factory consists of two production cost center A and B and two service cost center S1 and S2. The total allocated and apportioned overheads for each is as follows. A, B और S1, S2 का आपको खर्चा दे रखा है। It is estimated that each service cost center does work for other cost center. Oh, reciprocal method है ये। S1 का परसेंटेज दे रखा है, देखो S1 S2 को भी हेल्प करता है, S2 S1 को भी हेल्प करता है। After the reapportionment of service cost centers have been carried out using a method that fully recognizes the reciprocal service arrangement in the factory, what is the total overhead for production cost center A? ठीक है, कॉस्ट सेंटर ए का आंसर निकालना है अपने को यहाँ पे। ठीक है साहब, निकालते हैं।
तो इसके लिए इक्वेशन बनानी पड़ेगी। देखो या तो तुम रेसिप्रोकल मेथड कर सकते हो, बट उसमें बहुत टाइम लगता है, इक्वेशन से कर लोगे थोड़ा इजी होगा। नहीं आता है इक्वेशन समझ में तो फिर तो रेसिप्रोकल करते जाओ, ठीक है। इन खर्चों को एक बार इस रेशियो में, फिर एक बार रेशियो में, फिर वापस इधर, फिर वापस इधर, ऐसे करते करते जब तक जीरो नहीं हो जाए, ठीक है। अपन इक्वेशन बना लेते हैं साहब। देखो सर्विस सेंटर 1 की अगर मैं इक्वेशन बनाऊं, ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूं कि सर्विस सेंटर 1 का खुद का खर्चा तो 46,000 है, लेकिन उसको सर्विस सेंटर 2 से 20% मिलने वाला है, नहीं सर्विस सेंटर 2 से 10% मिलने वाला है, तो प्लस 0.10 ऑफ S2, और S2 का खुद का खर्चा है 30,000, और उसको S1 से 20% मिलेगा, 0.20 ऑफ S1। ये अपनी इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व कर लो बस। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं यहां पे। फोर्टी सिक्स और 30, यही है, हाँ ठीक है। अब इसको करो सॉल्व। सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हो, एलिमिनेशन से कर सकते हो, तुम्हारी जैसी इच्छा, ठीक है। मैं सब्स्टिट्यूशन से कर लेता हूं इसको, तो इसको इसमें पुट करते हैं, तो S2 विल बी इक्वल टू 30,000 प्लस 0.2, S1 की जगह लिख सकता हूं 46,000 प्लस 0.1 S2। इसको सॉल्व करते हैं तो S2 इज इक्वल्स टू 30,000 प्लस 46 इंटू 0.2 9200 प्लस इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, 0.2 इंटू 0.1 0.02 S2। इसको इधर ट्रांसफर कर दो, S2 माइनस 0.02 S2 इज इक्वल्स टू, इन दोनों को ऐड कर दो तो 200 सॉरी, ये हो जाएगा 0.98 S2 इज इक्वल्स टू 39200। S2 इज इक्वल्स टू 39200 डिवाइड बाय 0.98, तो S2 का टोटल कॉस्ट आ गया अपने पास में। ये आ गया S2 का खर्चा। अब इसके बेसिस पे S1 का खर्चा निकाल लेते हैं। S1 का खर्चा क्या है, 46 प्लस 10% ऑफ S2, 49842, ये आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है साहब, 49842 डन है साहब। अब अपने को निकालना है ए का आंसर। ए का खुद का खर्चा कितना है साहब, ए के पास में खुद का है 95, 95 प्लस इसको S1 से कितना मिलेगा, S1 का मिलेगा 40, S2 का मिलेगा 30, तो S1 का 49842 का 40 और 30, अच्छा तो 40% तो ये, और S2 का 38416 का 30%, सम कर दो इसको। ये आ रहा है 126462। चेक कर लेते हैं कुछ छोटा मोटा मिस्टेक हुआ है क्या। 9,842 का 40-30 है ना यहाँ पे, हाँ 95 40 30 2010, ठीक है। आंसर क्या दे रखा है, डी 127। कुछ राउंडिंग अप का एरर है क्या यहाँ पे, 46 प्लस 0.10, 46 इंटू 0.2 9200, ठीक है, 39,200 डिवाइड बाय 0.98,
अच्छा ये गलत करा मैंने यार, ओ ये गलत लिखा है मैंने, सॉरी, ये 40 है, सॉरी ये गलत लिख दिया मैंने यहाँ पे जी। तो थोड़ा सा मतलब इतना थोड़ा सा डिफरेंस आ क्यों रहा है, कहीं ना कहीं कुछ गलत लिखा था अपन ने, उसकी वजह से आ रहा है। तो 0.1 ऑफ 40,000 तो 4,000, तो ये 50 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे S1 से 50,000 का तो 40% और S2 के 40,000 का 30%। ठीक है सर, 95 50 का 40% और 40 का 30% हमारे से 1,27,000 आगे। ठीक है ना, वो यहाँ पे अपने डिवाइड में गलती कर दी थी, ठीक है ना, ये डिवाइड में गलती हो गई थी, तो इस वजह से आंसर करने का गलत आ रहा था, वो मैंने शायद उसको 0.98 से मल्टीप्लाई कर दिया था डिवाइड की जगह। ठीक है, तो ये अपना आ गया इसका आंसर। तो इक्वेशन के थ्रू सॉल्व कर सकते हो, रेसिप्रोकल के थ्रू सॉल्व कर सकते हो, आपकी जैसी इच्छा। ठीक है, इसमें भी दो मेथड है, एक ये सब्स्टिट्यूशन वाला होता है, एक एलिमिनेशन वाला होता है, कि भाई इसमें से S1 काटने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आपको दोनों में से जो ठीक लगे, मैंने क्लास में दोनों मेथड करवा रखे हैं, तो जो आपको ठीक लगता हो वो आप बेटर चूज कर सकते हो। कुछ ज़्यादातर बच्चों को सब्स्टिट्यूशन समझ में आया था उस टाइम पे, उनको ये ईजी लगा था, इसलिए मैं अब इसी को कंटिन्यू करता हूँ। जिन बच्चों को एलिमिनेशन आता है, क्लास में एलिमिनेशन समझ में आता है, आप एलिमिनेशन से भी कर सकते हो इसको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एब्जॉर्प्शन और मार्जिनल की बात करते हैं साहब। सबसे पहले क्वेश्चन आ रहा है जहां पे पूछ रहा है व्हाट वाज द टोटल कंट्रीब्यूशन अर्न ड्यूरिंग द पीरियड। कंट्रीब्यूशन निकालना है साहब। कंट्रीब्यूशन का सबसे पहले तो दिमाग में आना चाहिए फॉर्मूला, सेल्स माइनस सारी वेरिएबल कॉस्ट, ऑल वेरिएबल कॉस्ट, ये ध्यान रखना। तो क्या क्या दे देगा, देखो PQR सेल्स वन प्रोडक्ट, द कॉस्ट कार्ड फॉर दैट प्रोडक्ट इज फॉलोज, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड, वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट। तो देखो ये दोनों तो मेरे काम के हैं क्योंकि ये प्राइम कॉस्ट है। ये सामने बोल रखा है वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड है, तो ये भी मेरे काम का है। मेरे काम का सिर्फ और सिर्फ क्या नहीं है, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड मेरे काम के नहीं है, और वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट भी मेरे काम की है। सेलिंग प्राइस कितनी है साहब, 20, तो इसका मतलब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट में अगर निकालना हो मुझे, कंट्रीब्यूशन अगर मुझे निकालना हो पर यूनिट के अंदर, तो मैं कह सकता हूँ 20 माइनस 4 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 3, 15 माइनस 20, 5। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, मुझे टोटल चाहिए साहब, तो मुझे तो अमाउंट में चाहिए, तो यूनिट में आया। अब आगे बोल रहा है बजटेड फिक्स ओवरहेड्स आर बेस्ड ऑन बजटेड प्रोडक्शन ऑफ 1000 यूनिट्स, ओपनिंग इन्वेंट्री 200 यूनिट की थी, क्लोजिंग 150 की है, सेल्स वर 800 यूनिट्स एंड एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड इंकर्ड वर 1500। ठीक है साहब, तो देखो ओपनिंग दे रखा है, क्लोजिंग दे रखा है, आपको सेल्स दे रखी है, आपको टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन निकालना है, तो सेल्स दे रखी है, बात खत्म, मेरा काम हो गया। ठीक है, सीधा सेल्स यूनिट से मल्टीप्लाई कर दो, कंट्रीब्यूशन उतने पे कमाओगे जितना बेचोगे, 4,000। ठीक है, अगर ये सेल्स नहीं दे रही थी, प्रोडक्शन दे रखा हो, तो मैं सेल निकाल लेता उसमें से। ठीक है ना, कि भाई 200 की ओपनिंग है, अभी बोलता ये तो बजटेड है, एक्चुअल प्रोडक्शन दे देता, मान लो फिर एक्चुअल प्रोडक्शन बोलता कि वो कुछ है, तो ओपनिंग प्लस एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग, उससे सेल्स आती है यहाँ पे। ठीक है, तो 4,000 सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, कंपनी हैज एस्टैब्लिश्ड अ मार्जिनल कॉस्टिंग प्रॉफिट ऑफ 72,300। अच्छा, मार्जिनल कॉस्टिंग से प्रॉफिट आया है 72,300 का, ओपनिंग इन्वेंट्री वॉज 300 यूनिट्स, क्लोजिंग इन्वेंट्री वॉज 750 यूनिट्स, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड absorption rate has been calculated as $5 per unit. What was the profit under absorption costing? प्रॉफिट क्या है भाई एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का, वो अपने को निकालना है। ध्यान रखो, मैंने आपको बताया था साहब, अपने को याद रखना है क्या, जब ओपनिंग ज्यादा है, क्लोजिंग से, ठीक है, ओपनिंग ज्यादा है क्लोजिंग से, ठीक है, तो किसका प्रॉफिट ज्यादा होगा, मार्जिनल का।
और जब क्लोजिंग ज्यादा है ओपनिंग से, तो किसका प्रॉफिट ज्यादा होगा? एब्जॉर्प्शन का। और इसको याद रखने की मैंने आपको ट्रिक भी दी थी भाई, ओ और एम अपनी एबीसीडी की जो अल्फाबेट्स है उसमें साथ साथ में आते हैं, तो अगर ओ ज्यादा है तो एम भी ज्यादा होगा, और सी और ए साथ साथ में आते हैं, मतलब पास पास में आते हैं, तो अगर क्लोजिंग ज्यादा है तो एब्जॉर्प्शन ए भी ज्यादा होगा। तो ऐसे याद कर सकते हैं अपन, ठीक है ना? ओ ज्यादा तो एम ज्यादा, सी ज्यादा तो ए ज्यादा, क्योंकि ये दोनों साथ साथ में, ये दोनों साथ साथ में, ठीक है। अब मुझे ओपनिंग दे रखी है 300 की, तो ओपनिंग इन्वेंट्री है 300, क्लोजिंग है 750। अच्छा क्लोजिंग ज्यादा है साहब, क्लोजिंग 750 है, ओपनिंग है 300, इसका मतलब एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट ज्यादा है। तो इसका मतलब एब्जॉर्प्शन का जो प्रॉफिट है वो ज्यादा है मार्जिनल से। इतना तो चलो मेरे को पता पड़ गया। सबसे पहले तो यही पता करना है मुझे, मार्जिनल का प्रॉफिट दे रखा है और मुझे प्रॉफिट अंडर एब्जॉर्प्शन निकालना है, मतलब आंसर 72 300 के तो ऊपर है, तो आंसर या तो ये है या ये है। इतना तो मेरे को पता पड़ गया, ए और बी तो नहीं हो सकते क्योंकि वो दोनों उसके नीचे जा रहे हैं। अब बात आती है सर डिफरेंस कैसे निकाले। सेकंड चीज आपको याद रखनी क्या, डिफरेंस इन प्रॉफिट का फॉर्मूला हम कहते हैं डिफरेंस इन प्रॉफिट्स इज इक्वल्स टू व्हाट, चेंज इन इन्वेंट्री इनटू फिक्स्ड ओएआर, जो फिक्स्ड ओवरहेड्स की ओएआर है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे डिफरेंस इन प्रॉफिट आएगा, मतलब एब्जॉर्प्शन और मार्जिन के बीच का डिफरेंस आ जाएगा। अच्छा फिक्स प्रोडक्शन ओएआर दे रखी है 5 की, डिफरेंस इन इन्वेंट्री निकाल सकते हैं, क्लोजिंग में थे 750, ओपनिंग में थे 300, डिफरेंस कितना हो गया? साढ़े 350, 450, सॉरी 750 माइनस 300, 450, तो 750 माइनस 300 ये आ गया डिफरेंस, और इसको मल्टीप्लाई कर दो फिक्स्ड ओएआर से जो दे रखी है 5, तो यहां से 450 इंटू 5, 2250 का डिफरेंस है, ध्यान रखना 2250 का डिफरेंस है, मतलब एब्जॉर्प्शन और मार्जिनल को अगर मैं माइनस करूंगा तो 2250 निकल के आएगा। मार्जिनल का प्रॉफिट है 72300, एब्जॉर्प्शन का ज्यादा होना है तो 72300 में ये डिफरेंस ऐड करना पड़ेगा, 7200 प्लस 2250, तो एब्जॉर्प्शन से प्रॉफिट आएगा 74550, क्योंकि एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट मार्जिनल से ज्यादा है साहब, ठीक है साहब। तो 2250 अपन ने कर दिया ऐड, मेरा आंसर आ गया 74550। चलिए आगे बढ़ते हैं। द फॉलोइंग बजटेड इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉर द नेक्स्ट पीरियड। यूनिट्स आपको दे रखे हैं 14,000 के, प्रोडक्शन यूनिट, सेल्स दे रखे हैं 12,500 की, प्रोडक्शन फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट दे रखी है 60, फिक्स सेलिंग कॉस्ट दे रखी है 12, नॉर्मल लेवल ऑफ एक्टिविटी दे रखा है आपको 15,000 यूनिट्स पर पीरियड, यूजिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग द प्रॉफिट फॉर द नेक्स्ट पीरियड हैज बीन कैलकुलेटेड एज 3600। आपको प्रॉफिट निकालना है नेक्स्ट पीरियड का यूजिंग मार्जिनल। देखो फिर से वही अपने दो चीजें दिमाग में रखनी है, एक तो क्या साहब डिफरेंस इन प्रॉफिट, जब भी मार्जिनल एब्जॉर्प्शन का क्वेश्चन आए मुझे डिफरेंस इन प्रॉफिट तो हमेशा निकालना ही है, वो होता है चेंज इन इन्वेंट्री इनटू फिक्स्ड ओएआर। अब फिक्स्ड ओएआर क्या है यहाँ पे, देखो फिक्स्ड ओएआर निकाल दे नहीं रखी, निकालने को जरूर दे रखा, फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट दे रखी है और नॉर्मल लेवल ऑफ एक्टिविटी दे रखी है, तो मैं फिक्स्ड ओएआर निकाल सकता हूं साहब यहां से 60,000 डिवाइड बाय 15, चार की है फिक्स्ड ओएआर, तो फिक्स्ड ओएआर हो गई 4। चेंज इन इन्वेंट्री, अब चेंज इन इन्वेंट्री के लिए ओपनिंग क्लोजिंग का डिफरेंस ही है, ओपनिंग भी नहीं है क्लोजिंग भी नहीं है, बट क्लोजिंग निकाल सकते हैं। प्रोडक्शन दे रखा है 14,000 का, सेल दे रखी है 12,500 की, मतलब 1500 की क्लोजिंग है। इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो इससे क्लोजिंग निकल के आ जाएगा 1500 यूनिट की। ओपनिंग नहीं दे रखी तो ओपनिंग को जीरो मानना है, मतलब क्लोजिंग ज्यादा है। जब क्लोजिंग ज्यादा हो ओपनिंग से, इसका मतलब एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट ज्यादा है मार्जिनल से, ठीक है। तो मतलब ये जो प्रॉफिट दे रखा है एब्जॉर्प्शन का ये ज्यादा है, मार्जिनल का इससे कम आना चाहिए, ठीक है। अब चेंज इन इन्वेंट्री निकालेंगे तो वो कुछ है नहीं ओपनिंग, तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग 1500, क्योंकि क्लोजिंग 1500 है ओपनिंग 0 है, तो 1500 माइनस 0 ये हो जाएगा 6000, तो 6000 का डिफरेंस आएगा और एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट ज्यादा है, मतलब मार्जिनल का 6000 से कम हो जाएगा, तो मार्जिनल का आंसर हो जाएगा 30,000। प्रॉफिट अंडर मार्जिन हो जाएगा 30,000, 30, ठीक है सर। नेक्स्ट, last month a manufacturing company's profit was $2,000, calculate using absorption costing principle if marginal costing principle has been used,
A loss of 3000 would have incurred. Company's fixed production cost is $2 per unit. तो फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट आपको दे रखी है, ओआर दे रखी है, सेल दे रखी है लास्ट मंथ की 10,000 यूनिट्स की, आपको लास्ट मंथ का प्रोडक्शन निकालना यूनिट्स में। अब ये रिवर्स क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के, ठीक है ना, कि भाई अपने को प्रॉफिट दे दिया कि भाई कंपनी का प्रॉफिट एब्जॉर्प्शन से इतना होगा, कंपनी का प्रॉफिट मार्जिनल से इतना होगा, कंपनी की फिक्स ओआर दे दी, सेल्स दे दी, आपको तो प्रोडक्शन पूछ लिया, प्रोडक्शन बताओ कितना होगा। अब यहां पे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ये रिवर्स क्वेश्चन है पूरा। तो देखो मुझे इतना पता है कि सर डिफरेंस इन प्रॉफिट जो है ना वो होता है चेंज इन इन्वेंट्री इनटू फिक्स्ड ओआर, ठीक है, चेंज इन इन्वेंट्री इनटू फिक्स्ड ओआर। अब डिफरेंस इन प्रॉफिट जो है वो मुझे दे रखा है, 2000 का प्रॉफिट है एब्जॉर्प्शन से, तो ध्यान रखना ये अपनी नंबर लाइन ये जीरो, यहां पे दे रखा है 2000 का प्रॉफिट पॉजिटिव, और यहां दे रखा है 3000 का लॉस। तो डिफरेंस कितना है इनके बीच में, 5000 का, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 5000, 5000 का डिफरेंस है। मुझे नहीं पता चेंज इन इन्वेंट्री क्या है, तो चेंज इन इन्वेंट्री इससे निकल जाएगी, और फिक्स्ड ओआर 2 की है तो इंटू 2, तो इससे चेंज इन इन्वेंट्री जरूर आ जाएगा। 2500 यूनिट का चेंज है। और देखो क्वेश्चन में जब ओपनिंग ना दे रखा हो तो ओपनिंग जीरो है, ओपनिंग अगर जीरो है, ठीक है, अपने को हमेशा अज्यूम क्या करना है, जब क्वेश्चन में ओपनिंग ना दे रखा हो तो अज्यूम करना है कि ओपनिंग जीरो है। ओपनिंग जीरो है इसका मतलब क्लोजिंग यूनिट्स मेरे पास में आ गए, क्लोजिंग यूनिट है 2500 के। मुझे एक बात बताओ, अगर 2500 यूनिट्स तुम्हारा क्लोजिंग है, 10,000 यूनिट तुम सेल करते हो, तो तुम बनाए कितने होंगे, क्योंकि भाई ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन या परचेज जो तुम बोलते हो माइनस क्लोजिंग इज इक्वल्स टू सेल्स, ये लिख सकते हैं। इसी को मैं रीराइट कर सकता हूं, ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन माइनस सेल्स इज इक्वल्स टू क्लोजिंग, या तो ऐसे लिख लो, या प्रोडक्शन को नीचे ले जाओ क्लोजिंग को ऊपर ले लो, ठीक है, तो वहां पर भी आप निकाल सकते हो फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में फिगर्स को रखो, जो पता है ओपनिंग जीरो है, प्रोडक्शन निकालना है, क्लोजिंग अपना आ गया 2500, सेल्स पता है 10,000, तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली ये नीचे आएगा, ये भी नीचे आएगा। प्रोडक्शन का अगर मुझे फॉर्मूला बनाना है इससे, तो मैं बोल सकता हूं कि प्रोडक्शन यूनिट इज इक्वल्स टू सेल्स प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, ये अपना प्रोडक्शन यूनिट्स का फॉर्मूला बन जाएगा। सेल्स है 10,000, क्लोजिंग है 2500, ओपनिंग जीरो है, तो आंसर हो गया 12,500, ठीक है साहब। या सिंपली भी सोच सकते थे कि भाई 2500 तो क्लोजिंग में पड़े, 10,000 बेच दिए, तो बनाए कितने होंगे 12,500, तभी उसमें से 10 बेचेंगे और 2500 बच जाएंगे। ओपनिंग होता तो एडजस्ट करते, ओपनिंग नहीं है तो अज्यूम करना पड़ेगा जीरो है, ठीक है साहब। चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। इन अ पीरियड अ कंपनी हैज ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ 31,000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट जी and closing inventory of 34,000 units. Profit based on marginal costing were 8,50,500 and profits based on absorption costing were 955,500. If budgeted fixed cost for the company for the period were 1.837500, ठीक है साहब, तो 1.8375 मिलियन की दे रखी है, 18,37,500 दे रखा है। What was the budgeted level of activity? अरे OAR निकालनी है अपने, OAR के बेसिस पे बजटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी निकालना है अपने को। यहाँ पे देखो मुझे पता है OAR का फॉर्मूला होता है बजटेड ओवरहेड्स डिवाइड बाय बजटेड बेसिस। मुझे ये निकालना है, ये एग्जाम क्वेश्चन में पूछ लिया है। आपको बजटेड ओवरहेड तो दे रखे हैं, वो ये रहे। अब कहीं से अगर ये OAR आ जाए तो फिर ये एक्स मिसिंग मिल जाएगा मेरे को, तो मेरे को OAR निकालनी है। अब OAR के लिए सोचते हैं क्या क्या अपने पास में। भाई देखो OAR निकालने के लिए एक फॉर्मूला और होता है, डिफरेंस इन प्रॉफिट इज इक्वल्स टू चेंज इन इन्वेंट्री इनटू फिक्स्ड OAR। यहां से भी OAR आ सकती है, और इस OAR को अगर मैं यहां फिट करूंगा तो मेरे पास में आंसर आ जाएगा। मुझे बोल रखा है कि ओपनिंग इन्वेंट्री है 31 की, क्लोजिंग इन्वेंट्री है 34 की, तो डिफरेंस इन इन्वेंट्री निकाल सकता हूं मैं यहां से, ठीक है। तो डिफरेंस इन इन्वेंट्री, क्लोजिंग है 34, ओपनिंग है 31, डिफरेंस इन इन्वेंट्री है 3000,
इंटू फिक्स्ड OAR, ये तो निकालनी है। और डिफरेंस इन प्रॉफिट भी निकाल सकता हूं क्योंकि मुझे मार्जिनल का प्रॉफिट और एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट दे रखा है, और देखो क्लोजिंग ज्यादा था तो एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा है। ये हो जाएगा 955,500 माइनस 850,500, ये आ गया 1,05,000। इसको सॉल्व करके आप यहां से फिक्स्ड OAR निकाल सकते हैं। तो 1,05,000 डिवाइड बाय 3,000, 35, ये आपको दे रखा है। अब आगे OAR इसको यहां रख दो बस। अब मैं कह सकता हूं 35 इज इक्वल्स टू बजटेड ओवरहेड तो दे रखे हैं 1,83,7,500, इसको डिवाइड करना है बजटेड आउटपुट से, बजटेड लेवल यहां से आ जाएगा, इंप्लाइज 1,83,7,500 डिवाइड बाय 35, ये आ गया 5,25,000, बजटेड लेवल आ गया 5,25,000 सी। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन अपने रिवर्स वाले हुए, इससे पहले और ये वाला। एग्जाम में ऐसा करता है वो कितनी बार, आपसे रिवर्स पूछ लेता है, आपसे ऊपर की चीजें पूछ लेता है और आपको बाकी सारा इन्फॉर्मेशन दे लेता है। तो ये तो अपने को ध्यान रखना है, इस टाइप के क्वेश्चंस की बहुत प्रैक्टिस करी अपन ने क्लास में, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को देख के जाना एग्जाम में जाने से पहले। लास्ट क्वेश्चन आज के लिए साहब आपके लिए, विच ऑफ दी स्टेटमेंट्स आर ट्रू ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। आपको बताना है मार्जिनल कॉस्टिंग के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। द कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट विल बी कॉन्स्टेंट इफ सेल्स वॉल्यूम इंक्रीजेस। अगर सेल्स की वॉल्यूम बढ़ भी जाए तो भी क्या कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कांस्टेंट रहेगा। यस, कंट्रीब्यूशन का, क्योंकि सेल वॉल्यूम से कोई लेना देना नहीं है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का। टोटल कंट्रीब्यूशन तो बढ़ेगा बट पर यूनिट कंट्रीब्यूशन अगर मुझे निकालना हो तो मैं कहता हूं सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, उससे निकलता है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ठीक है ना, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालने के लिए अपन ये करते हैं, अगर वॉल्यूम बढ़ भी जाए, वॉल्यूम मतलब सेल्स के यूनिट्स बढ़ भी जाए, तो भी सेलिंग प्राइस पर यूनिट में और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो यस, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट विल बी कांस्टेंट, तो एक तो सही है। देयर विल बी नो अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। यस, क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग में अपन एब्जॉर्प्शन करते ही नहीं है, तो सेकंड भी सही है, 1 एंड 2 सही है। तो 1 एंड 2, 1 एंड 2, एक ही ऑप्शन दिख रहा है। 3 वाला क्या कह रहा है पढ़ लेते हैं फिर भी। मार्जिनल कॉस्टिंग डज नॉट प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग। ना, उल्टा अपन कहते हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग जो है वो शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग के किसी काम की नहीं होती। मार्जिनल कॉस्टिंग तो शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग या नॉर्मल डिसीजन मेकिंग में काम आती है। तो थर्ड वाला स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट और सेकंड सही है, तो आंसर हो जाएगा ए। डन है सर। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए फिर यहीं पे रुकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आगे भी आपके लिए और भी टॉप 30 MCQs की सीरीज लेकर के आते रहेंगे। इस सीरीज में हमने हमारे एब्जॉर्प्शन मार्जिन तक के जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो देखे। अगले आने वाले जो अपने टॉप 30 होंगे उसमें अपन आगे वाले जो टॉपिक्स अपने जॉब, बैच, सर्विस, प्रोसेस, इनके बारे में बातचीत करेंगे। तब तक के लिए इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, क्लास में अपने सारे क्वेश्चंस करें और डिटेल में करें, इसके अलावा उनको भी प्रैक्टिस करो, अपने प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म्स को यूज करो और उनके थ्रू अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखो। चलिए, ओके बच्चों, थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ऐसी किसी सीरीज में। ऑल द बेस्ट तब तक के लिए, थैंक यू सो मच।